बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने पढ़नी है मेरा दिल तेरी जागी, रिटन बाय इमल अब्दुल की 6 एपिसोड। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और जैसा कि आप सबको पता है कि ये इस नावल के कॉपीराइट्स जो हैं वो रिजर्व है नॉवल ऑर्चर्ड के पास, लिहाजा इसको अपने चैनल या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करने से ग्रेस करें, ठीक है? तो आए पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। बस दुआ करें कि मुकम्मल फिटफाट हो जाएंगे, मेडिसिन से जान छूट जाए। तो पढ़ते हैं हम मेरा दिल तेरी जगी, रिटन बाय इमल अब्दुल, 6 एपिसोड। वो आपने मेरा एडमिशन कौन से सब्जेक्ट में करवाया? इसके सामने आते हुए पूछने लगी। कुछ देर पहले तो तुम्हें मेडिकल के सिवा कुछ पढ़ना ही नहीं था। इसे फ़ौरन से पिछली सारी बातें याद आ गई, इसलिए वो जबड़े भेज कर बोला। वो मैंने सोचा घर में बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी और मेरे कौन सा बच्चे हैं जिन्हें संभालना है। फ्री तो हूँ, सो पढ़ ही लूँ। वो कंधे उचकाकर नॉर्मल अंदाज में बोली। वह आज के तेवर बिगड़े। हाँ, खुद की ज़ात पर एहसान अजीम कर दूँ, इसने मसनूईपन से कहा। अनाया बुरा मनाकर गुस्से से पहलू बदल गई। आप बता रहे हैं या नहीं? मैंने तुम्हारा एडमिशन साइकोलॉजी में करवा दिया, इन दिनों इस फील्ड का बहुत स्कोप है, इसने बताया। मतलब मैं नफसियाती डॉक्टर बनूंगी? हाँ, इसने लब भेज कर कहा। वो इसका डॉक्टर बनने का ख्वाब तोड़ नहीं सकता था, ना ही इसे बलाज की नकल करते देख सकता था, इसलिए इसने बीच का रास्ता निकाल लिया था, जिससे इसके दिल को भी तस्कीन मिली थी और नाया के जज्बात भी इस हद तक हर्ट नहीं हुए थे, बल्कि वो खुश हो गई थी डॉक्टर बनने का सुनकर। मैं कब से जाऊंगी यूनी? इसने एक्साइटेड होकर पूछा। कल से। तुम्हें ड्राइवर पिक एंड ड्रॉप कर लेगा। बिला ज़रूरत यूनी से बाहर निकलने और दोस्तियाँ पालने की कोशिश मत करना, अपने काम से काम रखना। वैसे हिदायत करते बोला। अनाया ने ताबेदारी से सर लाया। स्टडी टेबल के राइट वाले साइड ड्रॉर में तुम्हारा बैग और बुक्स हैं, देख लो। वो कहकर वापस स्टडी में चला गया, जबकि अनाया सब भूल भाल कर अपनी किताबों की तरफ मतवज्जा थी। मॉम, आप कब कुछ करेंगी और कितना इंतज़ार करूँ मैं? कि आप इस बात का इंतज़ार करें वो कमीना एसपी मेरी अनाया? कुछ नहीं होगा अनाया, कुछ सब्र से काम लो सैफ़ी। वो इसकी बात बीच में ही काट की। सैफ़ी बिगड़े तेवरों से पहलू पर पहलू बदल रहा था। आप बताएं तो सही, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? वो चिंचलाया। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है। सियाल ख़ानदान की बर्बादी में अभी कुछ और वक्त है। और कितना वक्त मॉम? इसने बेसब्री से पूछा। ज़्यादा नहीं, बस हम मौके की तलाश में, जैसे मौका मिलता हम चूकेंगे नहीं। याद रखो, लोहे को गर्म देखकर ही चोट मारी जाती है। वो टेबल पर रखे क्रिस्टल वॉच पर लकीर खींचते हुए पूरी स्टार अंदाज में बोली। कब मिलेगा मौका? मैं मजीद वेट नहीं कर सकता। दैट्स टू मच मॉम, सैफ़ी ने कहा। इससे पहले वो कुछ बोलती, इनका फ़ोन रिंग करने लगा। पिक करने पर जो इतलाई नहीं मिली, उन्हें हिला कर रख गई। मैडम, हैदराबाद वाले अड्डे पर रेड पड़ी है और पुलिस सब कुछ अपनी तहवील में ले चुकी है। सारी मुंशियात इस वक्त पुलिस के कब्जे में। मैं बहुत मुश्किल से जान बचा कर भागा हूँ, इनके कारिंदे ने कहा। तो बुज़दिल इंसान, पुलिस को रोको, कोई चीज़ वहाँ से हिलने ना पाए। किसी एहलकर से मुकमका कर लो, जितनी रकम का है इसके मुंह में ठूंसो और अड्डा क्लियर करवाओ। वो गरज कर बोली और कमरे में चक्कर लगाने काटने लगी। सैफ़ी भी परेशान हो गया। मैडम, ये कोई वहाज नामी एसपी है जिसकी टीम आजकल बहुत ज़्यादा हरकत में है, और रिश्वत लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत सख्त है वो अपने असूलों का। एसपी वहाज? इन्होंने नाम दोहराया। जी मैडम, इसने तस्दीक की। एसपी वहाज, तुमने अपनी मौत को खुद दावत दी है। अब तुम्हें तहमीना सुल्ताना के शर से कोई नहीं बचा सकता। वो फ़ौन दीवार पर मारती ज़ोरदार तरीके से धाड़ी। इश्तियाल के बाईस सुरमे से भरी काली खौफनाक सी आंखें लाल अंगारा हो चुकी थी। गले में बेशुमार बड़े बड़े मोतियों की माला पहने, बालों को खुले छोड़े, मर्दाना तर्ज के कपड़े पहने, वो अजीब से हुलिये में थी। क्या हुआ मॉम? सैफ़ी के करीब चला है। वहाज ने रेड किया हमारे अड्डे पर। इन्होंने मुठिया भेजकर अपने गुस्से को काबू किया। व्हाट? हाउ वाज दैट पॉसिबल मॉम? हमने हैदराबाद के सारे पुलिस अफसरों को पैसे खिलाए हुए, लेकिन वो कमीना स्पेशल टीम लेकर कराची से आया था, इन्होंने दांत पीस कर कहा। मॉम, अब क्या होगा? हमारा तो सारा माल ही वहाँ पर पोशीदा है। सैफ़ी परेशान हो गया। अब ये होगा कि वो एसपी इंतकाम की भेंट चढ़ेगा। बर्बाद कर लिया इन सियाली कुत्तों ने हमें, बहुत बर्बाद कर लिया इन सियाली कुत्तों ने हमें। अब हमारी बारी है। वो कहती अपनी गन टेबल से उठाती भारी भरकम वजूद के साथ बाहर की जानिब तेरी से बड़ी। सैफ़ी भी पीछे ही था। बलाज, आप कौन सी परफ्यूम यूज़ करते हैं? यू स्मेल लाइक हेल। आई लव विद योर स्मेल। वो हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रहा था। फलक इसकी मदद में पेश थी। जब इसे टेबल से परफ्यूम उठाकर खुद पर छिड़कते देखा तो पूछे बगैर न रह पाई। तो पास आकर इस खुशबू को खुद में मुंतकिल क्यों नहीं करती हो? वो ड्रेसिंग से टेक लगाए खड़ी थी जब इसने झटके से पास किया और बहके हुए लहजे में बोला। बलाज। वो इसके वालिहानापन पर छाम कर इसके गले में मौजूद टाई से खेलने लगी। जाने बलाज, दूर दूर मत रहा करो, मुझे सांसें तंग पड़ने लगती हैं। वो कहते हुए इसके होंठों पर चुगा भरपूर लमस छोड़कर पीछे हुआ। बहुत बुरे हैं आप, हर वक्त मुझे तंग करते हैं। वो मसनूई नाराज़गी जताने लगी। तुम्हें तंग करने का पूरा हक है मेरे पास। मेरी चाहतों की इकलौती वारिस हो तुम। इसने इसकी गर्दन पर लब रखे। फलक खिलखिला दी। इसकी मूँछों की चुभन से इसे गुदगुदी सी महसूस हुई। बलाज, प्लीज़ हॉस्पिटल।
डोंट डिस्टर्ब मी। इससे गर्दन पर जा बजा मोहब्बत भरे लब रखने के बाद शोल्डर से शर्ट सरकाते देख वो लरसते हुए से वक्त का एहसास दिलवाने लगी, जिस पर इसने इसे टोक दिया और अपनी मनमानियाँ करने लगा। शोल्डर पर लब रखते वो इसके कामते वजूद को सख्ती से खुद में फेंक चुका था। फलक की जान लबों पर तब आई जब इसने इसके बाल इसके कंधे पर डालकर इसकी शर्ट की जिप भी नीचे गिरा दी। फलक का पूरा वजूद सट पड़ने लगा। अपनी कमर पर इसकी पोरों की जंबिश और होंठों की गर्दन और गर्दन से नीचे अजीब दास्तान इसके रगों पर में बिजलियाँ सी भर चुकी थी। बलाज मुकम्मल तौर पर बहक गया था। फलक बेवकत अपनी तजस्सुस में कहीं बात पर बिछताई वो इसके नाजुक से वजूद को बाहों में भरे बेड की जानिब जा रहा था। फलक की सांसें इस इंतहाई कुर्बत पर बिखर चुकी थी। बलाज इस पर रहम खाए बगैर इसे बेड पर डालते, खुद अपनी टाई ढीली करते, इस पर झुका और दोनों कंधों से शर्ट सरकाकर होंठ और दांतों का लम्स छोड़ते फलक की धड़कनों को पागल कर गया। फलक गहरी सांसें लेती, लबों पर कुफल लगाए बंद आंखों से भी भरपूर मज़ाहमत कर रही थी। हाथों और पाँव की हरकत देने की कोशिश की जो बलाज की गिरफ्त में थे। इसके पाँव अपने भारी पाँव रखे, इसके हाथों को कलाइयों को बेदर्दी से जकड़े हुए उस पर मोहब्बतों के बरसा रहा था। इसकी गर्दन से सर उठाकर उसके सुर्ख पुरतपश चेहरे को नरम नजरों के हसार में जगते जा बजा इन पर लब रखने लगा। फलक बिन पानी की मछली की तरह तड़पती इसके चेहरे को अपने चेहरे से दूर करने लगी। इसकी सांसें इसकी गर्म सांसों से उलझकर बिल्कुल रुकने के करीब हो गई थी। बलाज की स्वीट हार्ट, वो कहकर इसके हल्के से खुले हुए लबों पर झुका और दीवानगी भरा बूसा लिया। फलक ने इसे मजीद बेखुद होते देखकर इसकी गर्दन पर अपने नाखून चुभो दिए। अब इसकी बस हो चुकी थी, मजीद शिद्दत सहने की इसमें सकत नहीं थी। क्या हुआ, इतने में बस होगी? उसके सुर्ख दहकते चेहरे को हाथों के प्याले में भरकर पूछने लगा। लब फलक के भीगे लबों पर टकाए और जल्दी से वापस हटा। फलक बिना कुछ कहे इसकी गर्दन में बाहें डालकर सीने पर गिरती गहरे गहरे सांस भरने लगी। मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, इसने इसके बालों पर बूसा दिया। फलक बेसुध सी अभी भी इसी के सीने पर पड़ी थी। क्या हुआ मिसेस, आज मुझे हॉस्पिटल जाने नहीं दोगी क्या? मेरी तरफ से तो हाँ है, बस अपनी खैर में आना। इसने मानी खेती से कहा। फलक लब काटते हुए मजीद इसकी गर्दन में चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगी। बलाज हंस दिया। फलक जान, मैं बहक गया तो मुझे सह पाना भी तुम्हारे बस में नहीं है। इसके नम बालों से खेलते हुए इसने वार्न किया। फलक झटके से सह लगी। बलाज का कहका बेसाख्ता था। इधर आओ ना, बताता हूँ कि कौन सा परफ्यूम है। वो शर्म से सुर्ख हुई फलक को अपनी शर्ट दुरुस्त करते देखकर बोला। मुझे नहीं जानना। वो धीमे से बड़बड़ाई ड्रेसिंग के सामने आकर अपने बाल बनाने लगी जो बहुत बेतरतीब हो चुके थे। पर मुझे बताना है। वो इसके पास ही चला और उसकी कमर में हाथ डालकर इसकी पुश्त अपने सीने से लगाई। फलक की सांस फिर से अटकने लगी। यू आर कम्प्लीटली स्मेलिंग लाइक मी। इसकी गर्दन में गहरी सांस खींचकर इसने अपनी खुशबू महसूस करके कहा। फलक शर्मगी पलके झुका गई। लब खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढले थे। ये मिस्टीरियस परफ्यूम मुझे वह हाजी लाकर देता है मेरी हर बर्थडे पर। यह परमानेंट गिफ्ट इसकी तरफ से होता है जो पूरे साल के हिसाब से 10-12 बोटल्स मुझे देता है और नेम चीट इसलिए हटा देता है कि मैं ख़रीद ना लूँ। मैंने पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक में भी इस परफ्यूम को ढूंढा पर यह मुझे कहीं नहीं मिला। ये मेरा फेवरेट 3 परफ्यूम है। इसने शीशी को चूमकर वापस टेबल पर रखा। तफसील जान के से खुशगवार हैरत हुई। वाह, वहाज भाई, सो स्वीट। योर हस्बैंड इज़ ऑल्सो सो स्वीट, जस्ट टेस्ट मी। इससे वहाज की तारीफ बर्दाश्त ना हुई तो इसका चेहरा घुमाकर अपने लबों के करीब करके कहता हुआ उसके होंठों पर अपने होंठ रख चुका था। फलक इसे अचानक कमर पर बौखलाई गई। आप बहुत गंदे हैं, वो अपने लब साफ करती हुई बोली। बताऊँ कितना गंदा हूँ? वो खतरनाक तेवरों से कहने लगा। फलक से पिटाई और फ़ौरन नफ़ी में सर ला दिया। बलाज कहका लगा उठा। मैं वहाज भाई से कहूँगी मेरी बर्थडे पर मुझे भी ये परफ्यूम गिफ्ट करें। वो परफ्यूम की शीशी उठाकर देखते हुए बोली। खुद पर स्प्रे करने लगी। वो अपनी टाई दुरुस्त करते बलाज ने स्प्रे पंप पर हाथ रख कर रोका। तुम्हारे लिए मेरी खुशबू काफ़ी है, इसने कहते शीशी वापस रखी। फलक चैंप कर सर झुका गई थी। इससे पहले बलाज का दिल दोबारा बेईमान हो तो दरवाज़ा नॉक हुआ। छोटे साहब, सब नाश्ते पर आपका इंतज़ार करें, मुलाजमा ने मुअद्दब होकर कहा। बलाजी से जाने का इशारा करते हुए अपने बालों में ब्रश किया। तब तक फलक भी दुपट्टा पहनकर तैयार थी और वो दोनों साथ ही डाइनिंग टेबल पर आए। फलक की शर्म से पलकी नहीं उठ रही थी। आज बलाज की वजह से बहुत देर हो गई थी, वरना वो सवेरे नीचे आकर फातिमा बेगम के साथ नाश्ता बनाने में हेल्प करवाती थी। नाश्ता खामोशी से किया गया। फलक छोटे छोटे नवाले लेती, चोर नज़रों से सबको देख रही थी। वो बिना कसूर के भी शर्मिंदा सी बौखलाई भी लग रही थी। उंगलियां कांप सी रही थी जबकि बलाज सुकून से नाश्ता कर रहा था। जब आगा जान की क्रख्त आवाज़ पर सभी मुतवज्जा हुए, लेकिन फलक के दिल पर इनके अल्फाज गहरे असर छोड़ रहे थे। फातिमा बेटी, आप इस घर की मुलाजमा नहीं है जो सवेरे उठकर कामों में लग जाती हैं। दूसरों को भी इस बात का ख्याल होना चाहिए और नहीं होता तो आप भी ये बहुत सर से उतार दें। मुलाजमा रसोई संभाल लेंगी। वो घर के मामलात में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, न जाने आज इतने तलख क्यों हो गए थे। इनके अल्फाज सबको ही बुरे लगे जबकि सब जानते थे ये सब किससे कहा जा रहा है। फलक की बिला वजह ही आंखें भीगने लगी। आगाजान, मैं और फलक मिलकर किचन संभालते हैं। माशाल्लाह हमारी फलक सब कुछ बना लेती है और मेरी मदद करवा देती है। मुलाजमा की ज़रूरत नहीं। फातिमा बेगम ने बिना एहसास करवाए इनकी नफ़ी करते कहा। सारी मदद नज़र आ रही है। वो बड़बड़ाते हुए नैपकिन से मुँह साफ करते टेबल से उठ के मंसूर और मकसूद साहब भी इनके साथ ही गए। आज ज़मीनों पर कोई अहम फैसला था। यार दादो, आकाजान के साथ मसला है कि क्या मसला है? बलाज गुस्सा ज़ब्त करते हुए नुसरत बेगम को देखकर बोला। फलक को बार बार ज़हनी टॉर्चर करने से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। आगाजान बारहा इसकी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करने की बजाय बढ़ा चढ़ा कर पेश करते थे। बलाज, तमीज़ से।
फातिमा बेगम ने फ़ौरन से पहले तनबीह घुरी डाली। वो गलत सी, लेकिन बड़ों का एहतराम फिर भी ज़रूरी था। आगा जी, इनके सब ठीक नहीं करे, मेरी बीवी को अजियत देकर वो मुझे भी खुद से दूर करे। मैं बता रहा हूँ आप सबको, तुम बात बात पर रोने मत बैठ जाया करो। 1000 बार कहा इनकी बातों को संजीदा ना लिया करो, पर नहीं, तुम्हें तो रोने का बहाना चाहिए। वो नुसरत बेगम और फातिमा बेगम को देखकर बोला, फिर इसे झुके सर उसे सकते वजूद पर नजर डाली तो इसे झिड़क दिया, बल्कि अपना सामान उठाकर वहाँ से निकलता चला गया। ओवरऑल उठाकर जो भी लिखा। फलक बेटा रोते नहीं, इधर आओ मेरा बच्चा। नुसरत बेगम ने इसे अपने पास बुलाया तो फ़ौरन इनके सीने से जा लगी और अपने सफाई पेश करने लगी। दादा मैं आ रही थी नीचे पर बलाज ने। बस मेरी जान, हमें पता है आप रोज़ाना वक्त पर आ जाती, कभी कभी देर हो जाती है, कोई बड़ा मसला नहीं है। फातिमा बेगम ने इसे बात मुकम्मल करने से पहले टोक दिया। और नहीं तो क्या, तुम्हारी नई नई शादी है, शौहर को वक्त देना ज़्यादा ज़रूरी है। नुसरत बेगम भी इसकी आधी बात का मतलब समझ की थी, इसलिए सर चलाते हुए बोली। फलक शर्म से पानी पानी हुई। तुम अपने दादा की बातों को दिल पर मत लो, वो ऐसे ही है गुस्से के तेज़, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। देखना कुछ देर में गुस्सा ख़त्म हो जाएगा तो तुम्हें सर आंखों पर बिठाएंगे। नुसरत बेगम ने लापरवाह अंदाज में कहा। काश वो दिन जल्दी आए। फलक ने सदके दिल से दुआ की और इनके सीने से लगी फातिमा बेगम टेबल साफ करवाते हुए दादी पोती की मोहब्बत पर मुस्कुरा दी। इसे यूनिवर्सिटी जाते हुए 3 माह हो चुके थे। सब कुछ सही जा रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल होती जा रही थी। हमेशा गांव की हवेली में रहने वाली अनाया के लिए यहाँ एडजस्ट कर पाना मुश्किल था, लेकिन वह आज की मदद से इस इम्तिहान में कामयाब हो गई। वैसे तो इन 3 माह में चंद दिन के लिए ही घर आया था, कभी हफ्ते में 1 बार तो कभी महीने में महज 2 चक्कर लगा पाता। इन दिनों वो इंतहाई हसास केस में मसरूफ़ था, लेकिन इस पर मुसलसल नजर रखे हुए था और इसकी मुश्किलात को भी हल करवाता रहा बगैर इसे खबर हुए। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। डिनर से फारिग होकर काफ़ी देर में महबूब साहब के पास बैठी बातें करती रही। वो अपने नोट्स पर झुकी नोट्स बना रही थी कि दरवाज़ा खोलकर वो थका थका सा रूम में दाखिल हुआ। अनाया से देखकर हैरान हुई। आज पूरे 1.5 माह बाद वो वापस आया था। अस्सलाम वालेकुम। इसे बेतरह खुद को तकते पाकर इसने सलाम में पहल की। वालेकुम अस्सलाम, आप आ गए? इसने खुशगवार हैरत से पूछा और बेड से छलांग लगाकर इसके सामने। तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो मतलब आ ही गया हूँ ना। वो इसके बेतुके सवाल पर जिद हुआ। आह पागल लड़की। वह आज अपनी बाजू से हिलाते हुए चीखा, क्योंकि इसके बाजू पर चुटकी काट चुकी थी। हाँ, अब मुझे यकीन आ गया। वो खिलखिलाई। वह आज को लगा इसकी थकन इसकी मुस्कुराहट देखकर ही कम होने लगी। वैसे आप इतने दिन से थे कहाँ? पता है मैंने आपको कितना मिस किया, मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी। वो कमर पर हाथ टकाकर इस्तफसार करती आखिर में अफसुर्दगी से बोली। रियली? वो हाथ को यकीन ना है कि वो इसे याद करती रही है। हाँ ना, आपकी जो बहुत बुरी है, आप महीनों महीनों घर से गायब रहते हैं। पहले तो मैं हवेली होती थी तो मुझे पता भी नहीं चलता था, लेकिन जब से मैं यहाँ आई मुझे आपकी टफ जॉब का अंदाज़ा हुआ और कसम ले ले मैं आपको बहुत याद आई है। मुझे आपकी बहुत याद आई है। मैं सारा दिन बोर होती रहती थी। यूनी के बाद मेरा सारा टाइम पूरे घर में बौखलाए हुए गुजरता। फिर जब मामू वापस आते तो मेरा दिल लगता था, और रात को तो मुझे आपकी कुछ ज़्यादा ही याद आती थी। मुझे अकेले रूम में डर लगता है ना। बात की सारी खुशफहमियाँ जो इसे मिस करने का कहने पर दिल में पल चुकी थी, इसकी तफसील से बताई बात पर सारी दम तोड़ती चली गई। उसे अपने अकेलेपन और डर की वजह से याद कर रही थी, ना कि इसकी मोहब्बत में। चल याद तो कर रही थी ना, किसी को बना तो कर रही हो। बहुत थक गया हूँ यार, बातें बाद में करेंगे। वह आज का दिल एकदम से बुरा हुआ। इसे टोकते कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया। नया मुँह भी सोकर वापस अपनी किताबों के पास आ गई। इन दिनों वो इतनी मसरूफ़ हो गई थी कि खुद भी की फिक्र भी कम ही रहती। हवेली भी दिन में 1 बार ही कॉल कर पाती और बालाज का ख्याल और अपनी मोहब्बत की नाकामी को तो अक्सर फरामोश कर चुकी थी। आप कहाँ जा रहे हैं? शावर लेने के बाद बगैर शर्ट पहने बनियान में ही बगैर बाल को ब्रश किए इसे बाहर की जानिब जाते देखकर वो पूछे बगैर न रह सकी। भूख लग रही है, खाना लेने जा रहा हूँ, जाऊँ? इसके सवाल पर वो कफ़त से पलटते हुए बोला। जी जाएँ। इसने ताबेदारी से सर हिलाते जैसे इजाज़त दी। वह हाथ जी जान से जलकर रह गया। सवाल पर सवाल बीवियों की तरह करती, ये नहीं कि आकर खाना ही दे दे। बेवकूफ़ लड़की। जी जाएँ ऐसे कह रही जैसे इसकी इजाज़त के बगैर मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। वो इसकी नज़र उतार कर खुद ही बड़बड़ाता तन फन करता सीढ़ियाँ उतरने लगा। इतने दिन बाद घर लौटने पर इतने ठंडे रिस्पॉन्स की से तो हरगिज़ नहीं थी। इसने फ्रिज में झांका तो वहाँ फ्राइड राइस और मंचूरियन के साथ तले हुए कबाब भी रखे थे। इसने प्लेट में डालते हुए टाइम सेट करके ओवन में रखी और वेट करने लगा। तभी अचानक पीछे हट हुई, मुड़कर देखा तो ना आई थी। इसका दिल फिर से खुशफहम हुआ। चलो शुक्र है ख्याल तो आया। वो खुद ही बड़बड़ाया। आपने खाना खा लिया? इसने पूछा। गर्म कर रहा हूँ। इसने ओवन की तरफ इशारा किया जिस पर अभी भी चंद सेकंड रहते थे। क्यों तुम? वो आप खाने के बाद चाय पीते ना, मुझे भी तलब हो रही थी। पढ़ कर सर में दर्द हो गया, तो 1 कप मेरे लिए भी बना दीजिएगा। इसने मासूमियत से कहते हुए हाथ के तन बदन में आग लगाई। वो तो ये समझ रहा था खाना नहीं तो चाय ही सही, वो अपने हाथ से कुछ तो खिला रही है, लेकिन नहीं, वो तो अपनी फरमाइशी लिस्ट लेके आई थी। व्हाट? वो हैरत से चीखा। अनाया उछली पड़ी इसकी चंगाड़ पर, जबकि इस आवाज़ पर स्टडी से निकलकर महबूब साहब भी किचन की सिमत आए थे। अरे वह आज बेटा तुम आ गए? इन्हें से देखकर खुशी हुई। अभी आया हूँ। इसने अपने तासरात को कंट्रोल करके नरमी से जवाब दिया। टाइमर ख़त्म होते ओवन से प्लेट निकाली। चाचू आप भी जाग रहे हैं, चाय पियेंगे? आज मेरे लिए अपने लिए बनाने लगे हैं। अनाया अपनी हाँके जा रही थी। वह आज वो हंसते हुए हैरत करने लगे। जी नई खानसामा की नौकरी पर अपॉइंट हुआ हूँ। वो जलकर चबा चबा कर बोला। महबूब साहब हंसती है।
अनाया बेटे शौहर जब घर आए तो उसे खाना देते हैं, इसकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, ना कि इससे अपने काम करवाते हैं। वो अनाया के कंधे पर हाथ रखते से बाहर की जानिब ले जाते हुए समझाने वाले अंदाज में बोले, हाँ मामी भी मामू के सब काम खुद करती थी, इनको खुद खाना देती थी और कभी लेट हो जाते तो इनका वेट करती रहती थी। अनाया ने याद आने पर बताया। महबूब साहब ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर लाया। पता सब है लेकिन करे कि नहीं, इडियट। वह आज बड़ा और प्लेट और पानी की बोतल लिए डाइनिंग पर आ गया। पुत्र तू खाना खा, अपना खून ना साड़। जी हाँ, शौहर की खिदमत से तो अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है। आप नमाज़ पढ़ती हैं, रोज़े रखती हैं, सदका खैरात हज जो मर्ज़ी कर ले, लेकिन जब तक आपका शौहर आपसे खुश नहीं होगा, ये सब अल्लाह के हजूर कोई ख़ास अमल नहीं। महबूब सब लाउंज में बैठे सोफे पर इसे समझा रहे थे। तो कि शौहर सिर्फ काम करने से खुश होता, और कोई तरीका नहीं है? नाय को तो कोई काम करना ही नहीं आता था, वो भला कैसे खुश करती अपने शौहर को? उफ़ अल्लाह, ये लड़की। वह आज के हाथ से चम्मच ही छूट गया था। कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, जबकि इस बार तो महबूब साहब इसे टूटाए थे। अनाया बेटा जाओ देखो, वह आज को किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। इन्होंने जल्दी से वहाँ से रवाना किया। मैं कुछ हेल्प कर दूँ? अनाया ने डाइनिंग टेबल पर आते से देखकर पूछा। अब क्या करोगी तुम? फहद ने सवालिया आईब्रूज का। अनाया कन्फ्यूज़ हुई। चाय बना देती हूँ। इसे खुद ही शर्म आ गई। फहद ने शुक्र मनाया कि चलो समझाने के बाद ही से अक्ल आई तो। रहने दो, मुझे नींद आ रही है, बस सोऊंगा। इसने मना किया। खाने के आखिरी चंद लुकमे लेते प्लेट सिंक में रखी और अनाया को पैन में पानी लेते देखकर ठिठका। मैं मना कर चुका हूँ। इसे लगा इसने सुना नहीं। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ, ना कि आपके लिए। इसने आराम से कंधे उचकाते हुए कहा। कोई ज़रूरत नहीं। वो कहकर इसके हाथ से पैन लेकर वहीं पटकता इसका हाथ खींचते हुए रूम में ले आया। मुझे पढ़ना है, सर में दर्द। चुप करके यहाँ लेटो। इसने इसे बेड पर बिठाया और बेड पर फैली किताबें उठाकर टेबल पर रखी। फिर खुद भी इसके पास दराज हो गया। अनाया काम की तो तब जब इसने इसकी कमर में हाथ डालकर इसका रुख अपनी जानिब करते हुए इसे अपने बाजू पर मुंतकिल किया। तो इसके कंधे पर थोड़ी टुकाई। अनाया का रोम रोम लरसने लगा। इसके हाथों की गर्माहट, सांसों की तपिश, सब कुछ ही तो इसे बखलाने के लिए काफ़ी था। पढ़ाई कैसे जा रही है तुम्हारी? इसने आंखें मूंद कर इसे महसूस करते हुए पूछा। वो तो ठीक है, लेकिन आप। वो घबरा कर इसके हाथ हटाने के लिए मछली ही थी कि वह ने अपनी भारी टांगों का वजन भी इसके नाजुक पैरों पर मुंतकिल करते इसकी हरकत को वजूद को संभाला। अनाया की मजीद जान तो बनाई, जबकि वह हाथ के जिस्म में जैसे इसके नरम मुलायम से वजूद ने राहत बख्शती थी कि सारी थकान मिटाने लगी। वह आज ये चुप करके सो जाओ अनाया। मुझसे टोकते हुए बोला। इसकी गर्दन में मुँह छुपाया। अनाया हैरान थी कि आज इसे हो क्या गया। इसे सही से मुँह भी ना लगाने वाला वह जैसे से खुद में समाये पड़ा था। अनाया को तो इस सबसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। इसे समझ में नहीं आ रहा था कैसा एहसास है। अजीब सी पुरसरूर कैफियत थी जो इस पर तारी हो रही थी। अगरचे वह आज कलम से इतना नरम बिल्कुल नहीं था, मगर फिर भी इसे बुरा नहीं लग रहा था। वह आज आप बहुत भारी हैं। सारा वज़न मुझ कमज़ोर जान पर डाल दिया। सुबह तक तो मैं मर जाऊंगी ऐसे। वो इसके सर को अपनी गर्दन से दूर करने की कोशिश करने लगी कि वह हाथ ने इसकी बात पर मुस्कुराते हुए बगैर इसकी गर्दन से सर उठाए इसके हाथों को अपनी कमर पर बांधकर ज़रा सा सीधा होते हुए इसे अपने सीने पर डाल लिया। अब बिल्कुल आवाज़ ना आए। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ करते हुए इसने सख्त तनबीह की। अनाया चुपचाप आंखें मूंद गई। सर, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो स्मगलिंग में मुलव्वस है। असला और हर किस्म का नशा मुल्क और बैरून मुल्क कई ममालिक में सप्लाई किया जाता है। इनका ये कारोबार बहुत आसानी से चल रहा है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के कई अफसर इस ग्रुप से वाबस्ते हैं जो इनकी राह हमवार करते हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक ये ग्रुप माँ बेटा चला रहे हैं। इनके मुकम्मल सबूत तो ना मिल सके, लेकिन बहुत तफ्तीश के बाद सिर्फ इतना ही मालूम हो सका कि इस ग्रुप के लीडर एक ही ख़ानदान के 2 अफराद हैं जिनका आपसी रिश्ता माँ बेटे का है। इनके नाम और हुलिये से भी हम नावाकिफ़ हैं, और हैदराबाद वाले इस अड्डे की रेड के बाद ये दोनों थर में मुकीम रहे, और जब थर में रेड की गई तो ये फरार हो गए। अभी तक मफरूर ही हैं। हमारे राय के मुताबिक ये मुल्क से बाहर है, जिसके बायस इनको पकड़ पाना इंतहाई मुश्किल है। वो इस वक्त अपने तमाम बड़े अहदेदारान के साथ हेडक्वार्टर्स में मौजूद इन्हें ब्रीफिंग दे रहा था। वेल डन यंग मैन, आईजी साहब ने इसकी कारकर्दगी से मुतासर होते हुए कहा। वो मुस्कुरा अब लैपटॉप पर उंगलियां चलाते प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर तस्वीर वाला फोल्डर खोल चुका था। मुख्तलिफ ठिकानों पर मारी की रेड से जदीद असलहे में बरामद हुई क्लैशनकोफ मशीन गन, दस्ती बमों के साथ छोटी बड़ी काफ़ी गन्स शामिल हैं। इसके अलावा मुंशियात में हीरोइन, चर्स, भारी मिकदार में शराब और कोकैन बरामद की गई है, जो इस वक्त महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दी गई है। इसने स्टिक की मदद से प्रोजेक्टर स्क्रीन पर चलती तस्वीर की तरफ इशारा करके कहा। तमाम तफसीलात इनके गोशगुजार करके अपने आगे के लाया अमल से इन्हें आगाह किया, और इनके चंद अहकामात को सुनने के बाद मीटिंग बर्खास्त हुई तो वो अपनी कैब लेकर वहाँ से निकला। अभी गाड़ी हेडक्वार्टर से निकाली थी कि इसका फ़ोन रिंग हुआ। इसने ब्लूटूथ लगाकर कॉल पिक की और गाड़ी सड़क पर डाली। हाँ बोलो शाकिर। सर, पिछले 4-5 दिन से मैम के आसपास एक लड़का नज़र आ रहा है। मास्टर्स का स्टूडेंट है। मैम कम ही बात करती हैं, लेकिन लड़का बहुत फ्री होने की कोशिश करता है। आप कहें तो अपने तरीके से संभालूं इसे। यूनिवर्सिटी से नाया के निगरान का फ़ोन था। वह हाज ने तभी एक बेल पर कॉल रिसीव की थी। अलबत्ता इसकी बताई मालूमात से वह हाज को गुस्सा ज़रूर दिलवाया था। नहीं तुम रहने दो, मैं खुद देखता हूँ इसे। इस ज़ेर लब गाली देते इसने जबड़े भेज कर कहा। और
गाड़ी यूनिवर्सिटी जाने वाली सड़क पर डाल दी। मुकाबिल ओके सर कहकर कॉल काट चुका था। शाकिर नामी शख्स के ज़रिए वो अनाया की पल पल की खबर से वाकिफ़ रहता था। जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचा, यूनी का टाइम ऑफ हो चुका था। हर तरफ चहल पहल और रश था। वो अपनी छा जाने वाली पर्सनैलिटी समेत अंदर की जानिब बढ़ा तो इसके लंबे चौड़े वजूद और पुलिस की वर्दी की वजह से सब इसे मुड़ मुड़ कर देखने पर मजबूर हुए, जबकि वो बिना किसी सिम देखे सीधा अनाया के डिपार्टमेंट की जानी पड़ा और इसे शेड के नीचे किसी के साथ खड़ी दिखाई दी। इस पर नज़र पड़ते फहाद के कदमों में तेज़ी आई थी और रगों में इश्तियाल भी, क्योंकि वो किसी लड़के के साथ ही मौजूद थी। पर मैं किसी से दोस्ती नहीं करती ना, वो झंझलाकर बोली। प्लीज़ अनाया, मैं सिर्फ दोस्ती तो करना चाहता हूँ। सामने वाला मिन्नत समाजत पर उतरा हुआ था। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती, मेरी नानो गुस्सा करेंगी। वो बहुत सख्त कहते कहते वो एकदम चुप हुई, क्योंकि इस लड़के के पीछे सुरख आंखों और बिगड़े तेवरों से बिलाशुब नहीं, यकीनन वह हाथ से आ रही था। अनाया की चीख निकलते निकलते बची जब इसने इस लड़के का रुख कॉलर से पकड़कर अपनी जानिब मोड़ा और बिना कुछ कहे सुने एक झांपड़ सीधा इसके मुंह पर रसीद किया। चीखने के लिए मुंह खोलती अनाया को एक घुरी डाली, जिससे वो एकदम चुप रह गई। क्या मसला, दोस्ती करवाऊँ तुम्हारी मैं? हाँ, ऐसा केस बनाकर जेल भेजूंगा ना कि ज़िंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे, कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। मुसलसल 3-4 थप्पड़ों से इसका चेहरा लाल करते हुए वहाज ने धमकाया। वो बेचारा पतला दुबला लड़का वजूद इसके जानदार थप्पड़ों की सक्कत में लाते हुए पल में ज़मीन बूस हुआ। वहाज ने दोबारा इसे शर्ट से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। सॉरी सर, माफ़ कर दें, आइंदा नहीं करूँगा ऐसा। वो धान पान सा लड़का इसके एक सामने हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगने लगा। वहाज ने इसकी माफ़ी की परवाह के बगैर एक और थप्पड़ से मारा, जिसके इसके मुंह से खून का फवारा सा उबल पड़ा। अनाया धक से रह गई। वहाज प्लीज़ छोड़ें इसे, इसने कुछ नहीं किया, प्लीज़। अनाया इसको दोबारा मारने के लिए उठा। हाथ पकड़कर मिन्नत भरे अंदाज में बोली। इस लड़के की हालत काफ़ी ख़राब कर चुका था वो अपने चंदी थप्पड़ों से। हाथ हटाओ। वहाज ने आराम से कहा। आंखें खून छलका रही थी, चेहरे पर गैसो गजब हलकुरे ले रहा था। इसे इसका चेहरा देखकर ही खौफ महसूस हुआ, लेकिन खुद की वजह से इस बेचारे को पिटता देख इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए शेर की छार में हाथ डाल लिया था। वहाज प्लीज़ ना, मैंने कहा हाथ हटाओ अनाया। वो इतनी ज़ोर से धड़क के अनाया समेत वो लड़का भी उछल कर आ गया, जबकि अनाया अपनी इंसल्ट पर खामोशी से पीछे हो गई। शुक्र मनाया के आसपास कोई था नहीं, वरना अच्छा खासा तमाशा लग जाता। गलती होगी सर, माफ़ कर दें। इस लड़के ने वापस हाथ जोड़ते मिन्नत की। वहाज ने इसका कॉलर दबोच कर इसे अपने मुकाबिल करते हुए गुर्राते हुए वार्निंग दी। ये मेरी बीवी है, मिसेस अनाया वहाज अहमद सयाल। इसे दोस्ती और बातचीत तो दूर, तुम आइंदा मेरी बीवी की वो आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हारी इन आंखों को निकाल कर गोटियाँ खेलूँगा, समझे? जी समझ गया, इसने डरते डरते हकला कर कहा। क्या समझे? वहाज ने इसके कॉलर को झटका दिया तो वो जो डर कर इसकी पहुँच से दूर होने की कोशिश कर रहा था, दोबारा इसके मुकाबले आया। भाभी जी को देखना नहीं। भाभी नहीं, बहन। वहाज थाड़ा वो लड़का गड़बड़ा गया। जी बहन। इसने फ़ौरन तस्दीक की। वहाज ने इसे झटके से छोड़ा। वो बेचारा चकराते सर से गिरते गिरते बचा। अनाया कि मुझसे हल्की सी चीख बरामद हुई। सॉरी बाजी। वो सर झुकाकर अनाया के सामने हाथ जोड़कर कहता 100 की स्पीड से वहाँ से रफू चक्कर हुआ। अनाया का मुंह खुल गया। आपने सुना, वो मुझे बाजी कहकर गया। मैं बाजी लगती हूँ? वो एकदम बेहद मतफक्कर लगी। तो मैं घर जाकर सीधा करता हूँ। अनाया के बोलने पर वहाज का गुस्सा मजीद बढ़ा। वो इसकी कलाई चक्कर कर इसीलिए बाहर की जाने पड़ा। रास्ते में जिसने देखा इसे हैंडसम नौजवान के पहले में कान से वजूद पर रश किया है। सारा रास्ता तो खामोशी से गुजरा। इसके तनिया साथ देख अनाया भी खामोशी रही, लेकिन घर पहुँचते हुए किसी लावे की तरह इस पर फटा था कि अनाया सहमी भी हिरनी की तरह राह फरार तलाश करने लगी। तुम्हें मना किया था ना दोस्ती पाने से, तो क्यों बात की किसी से? और लड़कों से बात ना करने की हज़ारों हदायत की थी तुम्हें, लेकिन तुम्हारी इस मोटी अकल में न जाने कौन सा गोबर भरा हुआ कि मेरी किसी बात का असर नहीं होता। वहाज ने इसकी कनपट्टी पर जोर से हाथ मारा। गुस्से से इसका बुरा हाल था, न जाने इसकी रगों में गुस्से के इतने उबाल के उठ रहे थे। अनाया के लिए ये सब गैर मुतवक्किल था। इसे वहाज की इस कदर हाइपर होने की वजह समझ न आई, जबकि वहाज इस सब का आदी था। इसका गुस्सा अक्सर इसे बलात से बात करते देख भी जुनूनी कैफियत इख्तियार कर लेता था। इसे नहीं पसंद था इसका किसी से भी बात करना। मैंने इससे बात नहीं की थी, वो खुद ही आया था। अनाया बच्चों की तरह आंखों पर हाथ रखते रो दी। कितने दिन से तुम्हारे पीछे? वो आज के लहजे में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया। बताओ। इसे जवाब न देते देख इसने इसके हाथों को ज़बरदस्ती आंखों से हटाकर जोर देते पूछा। मुझे लगा वो अच्छा लड़का है, मेरे कहने पर मान जाएगा, इसलिए। तुम्हें वो अच्छा लड़का लग रहा था? वहाज ने इसकी बात काट कर कड़े तेवरों से दरियाफ्त किया। अनाया इस बात में सर लाते हुए बोली। हाँ, इसने कभी मेरे साथ कोई बदतमीज़ी करने की कोशिश नहीं की, ना ही कुछ कहता, बस दोस्ती करने पर बजीद था। पर कसम से मैंने कभी से हाँ नहीं की, मैं इग्नोर करती रही थी। इसने तफसीलन बताया बगैर वहाज के ख़तरनाक तासुरात पर गौर किया। और वहाँ खड़े होकर बातें तो मैं बिगाड़ा था इस कमीने से। इसलिए वह मुश्किल खुद को गाली देने से रोका। मैं बातें थोड़ी करती थी, मैं तो इसे बता रही थी कि नानू ने मुझे मना। चुप, बिल्कुल खामोश हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो।
आइंदा मुझे किसी किस्म की शिकायत मिली तो मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दूंगा और इसे महज धमकी मत समझना, मैं कर गुजरूंगा। तुम मेरी बीवी और मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है कि मेरी बीवी किसी की नज़र भर कर देखे भी मेरे अलावा। इसने भेजे लहजे में सख्त गुस्से से कहा, आप बहुत बुरे हैं, आप मुझ पर शक करें, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो बुरा मानते हुए बोली और फिर से रोने लगी। मैंने तुम पर शक नहीं किया, इसने बावर करवाने वाले अंदाज में कहा। इसका रोना से 1% भी मुतासिर नहीं कर सका था। ये शक ही होता, आप मुझे पसंद नहीं करते ना, इसलिए मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर बुरा बनाना चाहते ताकि जल्द से जल्द मुझे हवेली भेज सके। आप बहुत बुरे हैं। वो रोते हुए इस पर कदरे गुस्से से बोली, वह हाथ जिसकी इल्ज़ाम वाली बात पर ना समझ तासुरात से घूरने लगा। आपको मैं अच्छी नहीं लगती तो वैसे ही मुता दें, मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मेरे किरदार को क्यों दागदार करें। वो बुरी तरह रो रही थी, आवाज़ भी फट रही थी। मैं पागल हूँ, अपनी बीवी के किरदार को दागदार करूँगा। वह आज मजीद गुस्सा हुआ, इसके अल्फाज से बहुत चुभे थे। बीवी नहीं, ज़बरदस्ती की बीवी, इसने रंजीदगी से लब काटते हुए कहा। दिल बहुत दुख रहा था वह आज के रवैये से। कौन सी सस्ती फिल्म देख रही जिसके घटिया डायलॉग्स बोले जा रही हो। बीवी बीवी होती है, ज़बरदस्ती का कुछ नहीं होता। इसे समझना, इसे कैसे समझाए। गुस्से के बायस दिमाग साइंस से करने लगा, जबकि अनाया इसकी आधी बात सुनकर ऊपर अपने रूम की जानिब भाग गई। अनाया यार, वो बेबसी से सर पर हाथ फेरता इसके पीछे गया था। अनाया, ये क्या बचपना है, तुम अच्छे से जानती हो मैं नखरे उठाने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ, सो शराफत से अपना मूड दुरुस्त करो। इसे सोफे पर बैठ कर रोते देखकर वहाज ने तेवरी चढ़ाई का, लेकिन इस पर लहजे में नरमी मौजूद थी। बोल तो ऐसे नहीं जैसे हर वक्त मेरे नखरे उठाते रहते हैं। अनाया हंस पे आदत बड़बड़ाई वहाज की भवें तन की। क्या मतलब है तुम्हारा, जितना मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ इतने नखरे मैंने कभी किसी के बर्दाश्त नहीं किए, समझी तुम। वहाज स्पार्ट लहजे में कहते इसके करीब ही बैठ गया। तो मत करें ना, किसने कहा आपको मुझे बर्दाश्त करने करें। वो तड़क कर बोली। सिसकियाँ भरता वजूद वहाज के कंधे से मस हो रहा था, इसके जो इसके जिस्म जाम में नई जिंदगी सी भर रहा था। वह आज भी खुद सा होकर जानबूझकर इसके करीब हुआ और अपने रोने धोने में महसूस ही न कर सकी। तुम्हें तो अब सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो झटके से सोफे पर डालकर इस पर झुका। अनाया इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। चलो एक डील करते हैं, तुम मुझे बर्दाश्त करो, मैं तुम्हें बर्दाश्त करता हूँ, ऐसी ज़िंदगी गुजर जाएगी। कहते हुए मजीद इस पर झुका। अनाया को लगे इसकी सांसें बंद हो जाएंगी। वो कहाँ आती थी इस तरह गुर्बत की। मुझे कोई डील नहीं करनी, मैं क्यों आपको बर्दाश्त करूँ, आप बहुत भारी हैं। उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसका भारी भरकम कसरत थी जिसमें इसके बस में कहाँ था। जबकि इसके भारी कहने पर वह हाथ का कहकर बेसाख्ता था। नज़र लगाओगी क्या मेरी बॉडी को, बार बार भारी कहकर। वो हंसते हुए दिलचस्पी से इसके रोने से सुर्ख होते नकूश को देखकर बोला। नाक और काल के साथ आंखें भी लाल हो रही थी, जबकि होंठ तो थे ही गुलाब की पंखड़ी। इसे बॉडी नहीं कहते, बॉडी तो सलमान खान की, आप तो मोटे गेंडे हैं। वो गुस्से में जो मुँह में आए बोलती चली गई। एहसास तब हुआ जब वह संजीदा तासुरात से इसके ऊपर से उठा और अपनी शर्ट उतार कर दूर फेंकी। अनाया पहले तो इसे देखती रही, फिर इसे शर्टलेस सीने से अकड़ कर खड़े देखकर झैम कर आंखों पर हाथ रख लिया। बहुत गंदे आप, शर्ट पहने प्लीज़। वो हल्का सा रुख मोड़ गई। सलमान खान की बॉडी देख चुकी, शोहर की देखते हुए आंखें दुख रही हैं, ड्रामेबाजियाँ तुमसे करवा लो। वो दांत खींच कर कहते एक झटके से अपने मुकाबिल कर चुका था। अनाया टूटी डाल की तरह इसके सीने का हिस्सा बनी। रीढ़ की हड्डी में सरसराहट सी होने लगी और वह हाज ने जब इसके हाथ अपनी गर्दन के गिर्द हायल किए तो मजीद लर्ज की। इनके दरमियान फासला इंच भर का भी नहीं था। नजरें झुकाकर क्या खड़ी हो, देखो मुझ में और सलमान खान में उम्र और शक्ल के अलावा क्या फ़र्क है। इसने इसकी झुकी नज़रों को देखते इसका सर ऊपर किया। अनाया जज्बसी होकर गर्दन मोड़ गई। तो तुम नहीं देखोगी। इसने इसकी कमर पर हाथ रखते से मजीद अपने करीब खींचा, जिससे वह सारे फासले मिटाकर इसके वजूद का हिस्सा बनी और इसके शर्टलेस सीने से अपना वजूद टकराते देकर इसकी जान पर बनाई। देख तो रही हूँ। वो हल्की सी आवाज़ में मिनमिनाई। वह हाथ लब दांतों में दबाकर मुस्कुराहट रोकने लगा। हाँ देख रही हो मेरे शूज़ को, मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला। अनाया ने नाराज़ नजर इसकी जानिब उठाई। नजर उठाने की देती वो ठिठक सी गई। इसके चेहरे पर नरम मुस्कुराहट और शरीरपन के साथ आंखों में अजीब सा नशा हलकूरे ले रखा। इसकी आंखों में पलते जज्बे ने इसे सटपटाने पर मजबूर किया। आप बहुत गंदे, मुझे तुम्हें भी गंदा बनाना है मुझे अभी। वो शरारत से बोला। अनाया की आंखें पूरी की पूरी खुल गई। क्या? वो ज़ोर से चीखी। तुम्हें भी अपने जैसा बना दूंगा, फिर तुम भी मेरी तरह ऐसे मेरे सामने आ जाया करोगी। इसने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए अपने शर्टलेस सीने की तरफ जाने भी इशारा करते कहा। तो इसकी हालत ऐसी होगी जैसे वो अभी रो देगी। वहाँ जो इसकी हालत मज़ा दे रही थी। मैं इतनी बुरी नहीं बनूंगी। अच्छा आप प्लीज़ शर्ट पहने। वो इसे बताते हुए दरख्वास्त करने लगी, पर वह आज कहाँ इसकी सुनने वाला था। तू कंपैरिजन कर ला। वह आज था सलमान खान दे नाल। जब तक तुम ये नहीं बता देती कि मेरी बॉडी अच्छी है ये सलमान खान की, तो मैं तो ऐसे ही तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा। वो इनकारी हुआ। अनाया का तनफ्फुस तेज़ होने लगा। मैं मामू को बताऊँगी। वो अपनी बात वार्निंग देने लगी। इसके पास मामू को बताने के अलावा कोई और ऑप्शन होता ही नहीं था। इसके नज़दीक महबूब साहब को बताने से वो गुस्सा करता था, लेकिन वो काम तर्क कर देता था। क्या बताओगे कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे सामने शर्ट के बगैर खड़ा था और तुम इसे चिपक कर खड़ी इसकी बॉडी को महसूस कर रही थी, करीब से देख रही थी। वह हाथ ने मुस्कुराहट ज़ब्त करते हुए कहा। मैंने कब महसूस की, और मैंने देखी भी नहीं। अनाया का तो मुँह खुले का खुला रह गया। बाकी इसने कभी इसे महसूस किया था। अच्छा मतलब तुम मुझे महसूस नहीं कर रही। सुनने की देर थी। वह हाथ ने इसे मज़ीद खुद के करीब किया।
अनाया कांप भी तो गई जब खुद को ज़मीन से कई इंच ऊपर महसूस किया और इसके गिरने के डर से सख्ती से अपने दोनों बाजू हाज की गर्दन में डाले। वो गिरने के डर से बिल्कुल से चिपक चुकी थी। इससे पहले इसकी चीख निकलती वह हाज अपना चेहरा इसके करीब ले आया। इसकी सांसों की तपश झुलसा देने वाली थी। गर्म सांसें अपने गाल पर महसूस करके वो जीत जान से लरस गई। वह हाथ जिसकी कमर को अपनी मजबूत आहनी बाजू में पकड़े इसकी मलाई जैसी कमर को महसूस करके मदहोश सा हो गया था। अपने जज्बात पर काबू रखने वाला मजबूता साहब का मालिक आज इस छोटी सी लड़की की नादान और बेवकूफ़ाना बातों और हरकतों के दाम में ऐसा फंसा कि अपना सब कुछ ही भूल चुका था। याद था तो सिर्फ अपनी बाहों में मौजूद नाजुक मरमरी सा वजूद। नहीं प्लीज़, वह आज आहिस्ती से अपने होंठ इसके होंठों के करीब लाए। इसके अनाबी लबों से अपने लब जोड़ने ही चाहे कि अनाया दहल कर अपना चेहरा इसकी गर्दन में छुपा गई। पूरा वजूद ही कांपने लगा था। लरसते हाथों से इसके गिद्ध हसार तंग करके वो बिल्कुल इसके रहमो करम पर थी। वह जिसके दहल कर खुद ही में सिमटने पर मुस्कुरा उसकी कान की लो पर फूंक मार कर इसकी जान मजीद अजाब में डालते हुए सरगोशी में बोला, अब महसूस किया मुझे? इसके सरगोशी ने अनाया के लिए कोई और सूट था जो इसके कानों में फूंका गया तो वो झटका खाकर अलग होने लगी। पर कहाँ, इसने इतनी इजाज़त ही नहीं दी थी। इसने इसे गोद में भरा और ड्रेसिंग के आईने के सामने ले आया। इसे नीचे उतारा तो वो अपने ही पाँव पर खड़ा भी न हुआ गया। लड़खड़ाकर गिरती के वह हाथ ने इसकी कमर में बाजू डालकर इसका रुख आईने की सिमत किया। नायब पसीने से शराबूर घबराया सा वजूद कुछ और भी घबराहट का शिकार हो गया। सामने देखो और बताओ मेरी बॉडी कैसी है। बहाज ने इसे शीशे में देखने का कहते अपने बाजू ऊपर किया और ज़रा सा सांस रोका जिससे मुसल्स पुल होकर फूले फूले गुब्बारे बन गए और चौड़ा सीना नमाया हुआ इसके नीचे पेट पर 6 पैक एब्स भी तमाम तर खूबसूरती से देखने लगे। नायब बेखुद से इसे देख रही थी। वो वाकई सलमान खान क्या हॉलीवुड के हीरो से भी अच्छी बॉडी का मालिक था। आपने इतनी अच्छी बॉडी कैसे बनाई? वे साख्ते इसने सवाल किया। वह इसकी महवियत पर मुस्कुरा दिया। मुझे शौक था और पुलिस की ट्रेनिंग के बाद से तो आदत बन गई। इसने कहते हुए अपना रुख मोड़ा और अब अपनी बैग इसे दिखा रहा था। वो अच्छा खासा मिचोर मर्द था लेकिन न जाने कि ऐसी बचकाना हरकतें करके अपनी बीवी की अटेंशन हासिल करने की कोशिश कर रहा था। इस सब में इसे बहुत मज़ा आ रहा था। आपकी बॉडी बहुत अच्छी है। अब से सलमान खान नहीं, आप मेरे फेवरेट हो गए हो। इसने फ़ौरन ही अपनी पसंद बदली। बहाज के दिल में अजीब सी खुशी इसराहट कर गई। बॉडी की वजह से वो उसे पसंद तो आया। थैंक यू। वो इसकी तारीफ पर इतना खुश हुआ कि अचानक ही इसकी गर्दन पर झुका और इसकी कमर के गिर्द बाजू हाइल करके अपना लम्स छोड़ने लगा। अनाया जहाँ इश्तियाक से इसकी बॉडी में खोई हुई थी इस अचानक अवतार पर बौखला गई। बहर रास्त तो इसकी पलकें उठने से इनकारी थी लेकिन शीशे में इसकी मजबूत तवाना जिसामत को देखने से बहुत अच्छा लग रहा था। वो हाज ये क्या कर रहे हैं? वो बौखला कर इसे दूर करने की कोशिश में बोली लेकिन वहाज के होंठों के बाद दांतों की हल्की सी काटने की गिरफ्त पर चीख कर दूर हुई और अपनी गर्दन पकड़कर रोने लगी। वहाज का खुमार पल में उतरा और वो हैरान परेशान से इसे देखने लगा जिसके रोने में शिद्दत आती जा रही थी। नया क्या हुआ? वो मुतफक्कर से इसके करीब आया तो बिदक कर दूर हटी। आप मुझे मारते? आपने मुझे इतनी ज़ोर से काटा? मुझे दर्द हो रहा है। वो गर्दन पर हाथ रख कर तड़पी। दिखाओ मुझे, मैंने इतनी ज़ोर से भी नहीं काटा। वहाज बिला वजह शर्मिंदा हुआ और ज़बरदस्ती इसकी गर्दन से इसके हाथ हटाकर देखा जहाँ दांतों के चक्की काटने का मध्यम सा निशान था। ये ज़रा सा निशान है। तुमने रोना धोना ऐसे मचाया जैसे खुदा ना ख्वास्ता कोई ज़ख्म बन गया। वहाज अंगूठे से वो निशान से हिलाता हुआ बोला, ये ज़रा सा निशान है, आपको काटो तो पता चले। वो गुस्से से बोली, चलो तुम काट कर अपना बदला ले लो। वहाज में बस्सम हुआ। अनाया ने इसे चौंक कर देखा। देखते देखते वो अपना बदला लेने के लिए बढ़ी। वहाज ने लब भेज कर मुस्कुराहट रोकी जब वो पंजों के बल ऊंची होकर इसकी गर्दन तक पहुंचने की कोशिश करने लगी लेकिन नाकामी के बायस इसके शोल्डर को दांतों से जोरदार तरीके से काटा के वाकई ज़ख्म बन गया और हल्की हल्की खून की बूंदें ऊपर आईं। अब आप मुझ पर हाथ उठाने से पहले इसको याद कर लीजिएगा, वो तनफ़्फ़ुर भरे लहजे में कहती अपनी आंखें साफ करने लगी। इसे बिल्कुल एहसास नहीं था वो क्या कर चुकी है जबकि वह आज के सारे एहसास और जज्बात इसके ज़रा से लमस पर अंगड़ाइयाँ लेकर बेदार हो चुके थे। मैंने कब हाथ उठाया तुम पर? मैंने तो सिर्फ लब उठाए तुम्हारी जानिब। वो मुस्कुरा कर कहता एक बार फिर इसके चेहरे पर झुका और नरमी से इसके माथे का बूसा लिया। और ज़िंदगी का पहला हक अज़दवाजी ज़िंदगी का पहला लम्स था जो इसने इसे बख्शा था। इंतहाई नरमी मोहब्बत भरे लम्स पर आया। कुछ पल सुन सी रह गई। दिल ने एकदम ही करवट बदली। इसकी ज़िंदगी का खुशगवार तरीन एहसास था जिस पल इसे महसूस हुआ। इसके दिल ने शिद्दत से दुआ की कि यह पल यहीं थम जाए और महीनों सालों पर मुश्तमिल हो जाए ताकि वो खुलकर इसके लम्स को महसूस करती खुद को सराब करती रहे। वह आज एक मोहब्बत पर एहसास जताकर पीछे हुआ तो तलस्सम सा टूटता हुआ महसूस हुआ। इसकी खुशबू दूर होने पर नामहसूस तरीके से इसके करीब हुई और इसकी आंखों में देखने लगी जहाँ बहुत सारे रंग में से एक रंग मोहब्बत का भी नजर आया। दिल की धड़कनों ने रफ्तार पकड़ी। अनाया घबराकर जल्दी से दूर होती रुख मोड़कर कुछ देर पहले की कैफियत को ज़ाहिर करने के लिए निरूठेपन से बोली, नीचे आपने मुझे यहाँ पर थप्पड़ मारा था। शीशे में इसका अक्स देखकर अपनी पेशानी पर हाथ रखकर बताने लगी, हाँ वो थप्पड़ नहीं था, हद करती हो यार तुम। इसने गहरी सांस ली और वार्डरोब की जानिब बढ़ के अपनी ट्राउज़र शर्ट निकालकर बेड पर फेंकी और शावर लेने के लिए वॉशरूम घुस गया। इतनी वजाहत बहुत थी। अनाया इतने में मान गई कि इसने थप्पड़ नहीं मारा और थोड़ी देर पहले गुजरे लम्हात को याद करके इसका चेहरा खून छलकाने लगा। गाल अलग तब उठे थे। इसने जाने कि वो हाज का ये अंदाज़ बहुत पसंद आया और होंठों पर शर्मगी मुस्कुराहट निकलने लगी।
वॉशरूम से शावर बंद होने की आवाज़ पर वो चौंकी। इससे पहले वह बाहर निकलता वो रूम छोड़कर जा चुकी थी। शर्म इतनी महसूस हो रही थी कि इसका सामना करना नामुमकिन ही था। उसे फरार होना ही बेहतर लगा। बाथरूम से बाहर निकलते हुए हाजन इसका गुलाबी आंचल दरवाजे से गायब होता देखकर अपनी मुस्कुराहट को रोका नहीं था। क्या हुआ फलक बेटा, इतनी खोई खोई सी क्यों हो? फातिमा बेगम ने इसकी बेतुजी नोट करते हुए पूछा। कुछ नहीं मामा, बस वैसे। मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते इसने हांडी में चम्मच हिलाया जिसका चूल्हा फातिमा बेगम न जाने कब का बंद कर दिया था। मामा से छुपाओगी? मैं जानती तुम परेशान हो, बताओ मेरी जान क्या हुआ? कोई बात बुरी लगी हमारी? इसकी मुसलसल खामोशी पर उन्होंने इस्तफसार किया। नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, इसने लब दांतों में दबाकर कहा और स्टोव दोबारा ऑन किया। आज वो बलाज के लिए स्पेशल सिंधी बिरयानी बना ली थी। फलक तुम नहीं बताना चाहती थी तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें यही कहूँगी कि कोई भी मुश्किल या परेशानी है तो मुझसे ज़रूर शेयर करना। मैं हल ना भी कर सकी तो अच्छा मशवरा ज़रूर दूंगी। इन्होंने नरम आवाज़ में कहा, काम में मशगूल हो गई। फलक ने इन्हें पुरसोच नज़रों से देखा। मम्मा प्लीज़ नाराज़ नहीं हो। फलक ने इनके हाथ थामे। तो फिर मुझे बताओ अपनी परेशानी। इन्होंने शर्त रखी। वो मम्मा, वो बलाज मुझसे नाराज़ हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कहते हुए इसका लहजा भारी हो गया। लब दांतों से काटते हुए बहुत बेबस लग रही थी। बलाज नाराज़ हो गया? वो भी तुमसे? मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो हैरत से देखने लगी। क्या बात है, पूरी बात बताओ। जितना वो तुम्हें चाहता है यकीनन छोटी वजह नहीं हो रही होगी। वो पूरी यकीन लहजे में बोली। फलक उंगलियां मरोड़ते हुए तफसील से आगाह करने लगी। मम्मा, बलाज ने मुझे हॉस्पिटल चलने के लिए कहा था। शायद किसी केस में इन्हें मेरी मदद ज़रूरत थी। एक नॉर्मल लड़की की डिलीवरी का केस था। शायद वो बजीद हो गया कि मुझे हैंडल करना। ये केस मैंने मना कर दिया तो वो गुस्सा होकर चले गए, मेरी कॉल भी पिक नहीं करे। तो बेटा तुम्हें चले जाना चाहिए था ना। ज़रूर हमल में पेचीदगी होगी, वरना गांव के लोग खवातीन को अस्पताल नहीं लेकर आते जाते, बल्कि घर में ही दाई से डिलीवरी करवाई जाती है। तुम्हारे इनकार ने से गुस्सा दिला दिया होगा, क्योंकि वो अपने पेशेंट्स को लेकर बहुत संजीदा हो जाता है। इन्होंने इसे समझाते हुए बेटे के रवैये की वजाहत दी तो फलक लब भेज गई। मैं भी जाना चाहती थी मम्मा, मगर इसके बाद अधूरी छोड़ने पर इन्होंने पूछा, आगा जान मुझे मना कर चुके हैं तो मैं कैसे जा सकती हूँ? वो सर झुकाकर आंसू ज़ब्त करते हुए बोली। फलक बेटा, तुम आगा जान की वजह से एक मासूम की ज़िंदगी दाव पर लगाने जा रही हो। तुम आगा जान से झूठ बोलकर भी जा सकती थी, और चंद घंटे शौहर के साथ बाहर जाने पर आगा जान कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। वो सख्त लहजे में बोली। फलक इनके पहली बार गुस्सा करने पर बिल्कुल नहीं चौंकी, क्योंकि इनका हरफ ब हरफ दुरुस्त था। चलो तुम ऐसा करो, खाना लेकर अस्पताल ही चली जाओ। नाराज़ होकर गया तो खाने पर बिल्कुल नहीं आएगा वो। इन्होंने फ़ौरन ही फैसला सुना दिया। फलक डर कर इन्हें देखने लगी। लेकिन मम्मा, मैं आगा जान की तरत के बगैर नहीं जा सकती। वो नफ़ी करते हुए हतमी अंदाज में बोली। इनकी हुकूमत वो मरकर भी नहीं करना चाहती थी। आगा जान ज़मीनों के मसले के सिलसिले में शहर गए। आते हुए रात हो जाएगी। जब तक तुम वापस आ जाओगे, जब बारात खुद तुम्हें हर बार आगा जान के गुस्से से महफूज रखता है, तो तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है। और एक बात हमेशा याद रखना, शौहर एक ऐसा शजर है जो आपको कड़ी से कड़ी धूप से महफूज रखेगा, बशर्ते है कि तुम इस शजर के साए में रहो। इन्होंने नरम और धीमे लहजे में बहुत गहरी बात की। फलक बकौर इन्हें सुनती रही। अब जल्दी से खाना पैक करो, मैं ड्राइवर को कहती हूँ तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएं। और हाँ, अम्मा जान से इजाज़त ले लो। वो तुम मना तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं जहाँ भी जाती हूँ इनसे पूछ कर जाती हूँ। बढ़िया, इनका मान बढ़ जाता है। वो उसे हिदायत देती इसका गाल थपथपा कर बाहर निकल गई। थैंक यू मम्मा, अब बहुत अच्छी हैं। चादर लिए हाथ में बैग और खाने का बॉक्स थामे वो गेट से बाहर निकलते हुए फातिमा बेगम को देखकर बोली, मेरी बेटी भी बहुत अच्छी है। वो मुस्कुराकर बोली तो फलक ने खुदाहाफिज़ कहती गाड़ी में आ बैठी। जैसे इसकी गाड़ी हॉस्पिटल जाती पक्की सड़क की जानी मुड़ी, इसके लिए छोड़े मुखबर ने फ़ौरन गाल मिलाकर इतला दी। 10 मिनट की ड्राइव पर एक बुलंद दोबारा इमारत से दूर से नजर आई। सफ़ेद कलर की इमारत जिसके फ्रंट पर बड़े हरफों में सियाल मेडिकल कॉम्प्लेक्स दर्ज था। इस खूबसूरत इमारत को देखकर फलक मुस्कुराई और वसी पार्किंग में गाड़ी रुकने पर बाहर निकलती हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो गई। रिसेप्शन पर पता करने पर पता चला कि वो राउंड पर है, तो वो इसे इतला देने का कहती इसके कैबिन की जानी पड़ गई। हॉस्पिटल का माहौल बहुत अच्छा था। बलाज की नेचर के बरक्स हॉस्पिटल बहुत वेल मैनेज्ड और साफ़ सुथरा था, वरना घर में बलाज की तबीयत में गैर संजीदापन सा था। यहाँ का स्टाफ भी बहुत होश इखलाक लगा इसे। इसकी शादी में हॉस्पिटल स्टाफ समेत पूरा गांव मौजूद था, इसलिए सब इसे जानते थे। इसके कैबिन का जायजा लेते 10 मिनट ही गुजरे थे कि बलाड डोर खोलकर स्टेथोस्कोप अपनी टेबल पर फेंकते जैसे रूम में दाखिल हुआ अपनी चेयर पर इसे झूलते देखकर ठिठक गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो ना सिर्फ चौंका बल्कि इसे वहाँ देखकर इसे गुस्सा भी चढ़ा था। शौहर को मनाने आई हूँ, वो हमस चेयर पर झूलती आराम से बोली। चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट भी फैली थी। भाड़ में गया शौहर, और उठो मेरी जगह से। किसकी इजाज़त से यहाँ बैठी हो? वो गुस्से से भड़क कर बोला, और इसे उठाने के लिए इसका बाजू भी पकड़ चुका था। शौहर की चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए बीवी को इजाज़त की ज़रूरत थोड़ी होती है। इसका लहजा हमस धीमा और मुतबस्सम था। ज़्यादा डायलॉग्स मत छाड़ो, जाओ यहाँ से, और वरना आगा जान अपनी ख़ानदानी बंदूक ले आएंगे तुम्हें कत्ल करने के लिए। वो काट खाने वाले अंदाज में बोला। फलक लब दबाकर हंसती। ओ माई बेबी सो अग्रेसिव। उसके गाल खींच कर हंसी जैसे बच्चों की तरह इसे बहलाए। बलाज के माथे पर बलों का इजाफा हुआ। क्या करने आई हो यहाँ? वो खतरनाक तेवरों से इसकी चेयर की दोनों तरफ हाथ रखकर झुका, इसकी आंखों में संजीदगी से देखते पूछने लगा। कोई बहुत गुस्से में इसका चेकअप करने आई हूँ। इसने टेबल पर पड़े स्टेथोस्कोप को कान में लगाकर इसके दिल के मुकाम पर रखा। उसकी तेज़ धड़कनें सुनने लगी। बलाज के गुस्सा और नाराज़गी पल भर में दम तोड़ गए। मन चाह शख्स इतनी ताकत तो ज़रूर रखता है कि आप चाहकर भी इससे गुस्सा और नाराज़गी ज़्यादा देर नहीं जता सकते।
मुझे किसी चेकअप की ज़रूरत नहीं, निकलो मेरे कैबिन से। इसने खफकी जताते हुए एकदम से इसे खड़ा किया, खुद चेयर पर बैठ गया। फलक का मुंह बन गया। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। वो नाराज में उसे देखने लगी। पलाज ने सर चेयर की पुष्ट पर टकाते हुए पुरसुकून सांस खारिज करते इसे देखा। तुम मेरे साथ जो मर्जी करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। और कहाँ गया आगा जानकर डर। इनके लिए ठाटे मारता मोहब्बत का समंदर और इनकी इज्जत का ना थमने वाला तूफान, जिसके आगे तुम्हें शौहर का हुक्म भी नजर नहीं आ रहा था। इसने तेज नजरों से इसे देखते हुए लताड़ा। बिलशबा वो ज़्यादा देर तक इससे नाराज़ नहीं रह सकता था, फिर भी वो इसे इतनी आसानी से छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। वो आगाजान शहर से बाहर गया ना, रात तक वापस आएंगे इसलिए। वो उंगली चटखाते हुए बताने लगी। पलाज ने मामला समझते हुए सरला और अबरोज कर इसे देखा। मतलब तुम अब भी मेरे कहने पर नहीं आई, बल्कि आगाजान की गैर मौजूदगी की वजह से आई? यानी वो यहाँ मौजूद होते तो तुम हरगिज़ ना आती? बलाज ने संजीदगी से पूछा, लहजा में गुस्सा फिर उमड़ आया था। बलाज, ऐसी बात नहीं, मैं इनकी नाफरमानी नहीं करना चाहती। वो सर झुकाकर दिक्कत से बोली। इसके बदले शौहर की जितनी हो सके नाफरमानी कर लो। इसने हवस कड़े तेवरों से कहा। फलक इसे देख कर रह गई। आप समझते क्यों नहीं है? वो हमारे बड़े, इनका एहतराम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में जब वो मुझे पसंद भी नहीं करते तो मुझे इनकी नज़रों में अपना मुकाम बनाने के लिए इतनी बात माननी पड़ेगी ना। मैं इनके खिलाफ जाकर काम करूँगी तो वो और ज़्यादा बदगुमान हो जाएंगे। वो बेचारगी से बोलती वहाँ से जाने लगी तो बलाज ने झटके से इसका बाजू अपनी सिम खींचा। तो इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, कतन तैयार नहीं थी। जोरदार झटके से इसकी गोद में आ गिरी। जहाँ पलक घबरा सी की वहीं बलाजे से खुद में समेट कर मोहब्बत से निहारता बोला, अगरचान को खुश करना चाहती हूँ। नजर झुकाए कान में लगे स्टेथोस्कोप को इसके दिल के मुकाम पर दोबारा से रखते इसकी धड़कनों को शुमार करने लगी। इसकी पनाहों में वो कभी अनकंफर्टेबल नहीं हुई थी। आगाजान को खुश करने का तो एक ही तरीका। वो दिलचस्पी से इसकी हरकत को देखते दांतों में दबे इसके होंठ को आजाद करवाकर अपने होंठों में कैद करते हुए झुका और एक भरपूर लम्स छोड़कर पीछे वह फलक शर्मा घबराहट से नजरें झुकाए सांसों का तनफ्फुस बहाल करते हुए आहिस्तगी से बोली, क्या इसे तुम इनकी मोहब्बत चाहिए थी? हर हाल में कर पाओगी? काम ज़रा मुश्किल है। बलाज ने तमहीद बांधी। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, इनके लिए मेरी जान भी हाजिर है। वो अज़म से बोली। बलाज लब दबाकर मुस्कुराहट छुपा गया। बताइए मुझे क्या करना होगा? इसने कुछ न बोलने पर वो इसकी धड़कनों को सुनने का अमल रोकती से देखकर पूछने लगी। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इन्हें एक वारस दे दो। आगाजान की तमाम तर मोहब्बत है तुम्हारी। वो गैर संजीदगी से कहता है। इसके पल पल की नार होते चेहरे पर झुका और एक नक्श पर मोहब्बत की फवार बरसाने लगा। फलक खुद में सिमट सिमट जा रही थी। फिर क्या इरादा है? इससे अपनी गर्दन में मुँह छुपाए देख वो शरारत से बोलता। इसकी फूली सांसों वाली कमर से हिलाने लगा। आप बहुत बदतमीज़ है। उसकी गर्दन से चेहरा निकाल कर नजर झुकाए बोली और इसकी गोद से उठने की कोशिश की तो इसने इसके कमर में हज़ार तंग करके इसकी कोशिश नाकाम बना दी। बदतमीज़ नहीं, तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुम्हें इस मुशक्क़त भरे काम से बचा रहा हूँ। इसने इसका चेहरा उंगली और अंगूठे की मदद से ऊपर करते हुए कहा। फलक की हल्की रस रही थी। जैसे ही तुमने गुड न्यूज़ सुनाई समझो आगाजान तुम्हारे फारी सदके हो जाएंगे। इसने कहा और इसे कमर से थामे चेयर पर झूलने लगा। पर मैं कैसे? ये तो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। वो इसे गर्दन से थामे झेंपे हुए बोली। बेशक सब अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, लेकिन अल्लाह वसीले भी तो बनाता है। तुम डॉक्टर हो, अच्छे से जानते हो कि बेबी प्लीज़। वो इसे समझाने लगा तो फलक बौखला कर इसके होंठों पर हाथ रख गई। कोशिश करने से तो सब कुछ मुमकिन है, हमें कोशिश मज़ीद तेज़ कर देनी चाहिए। वो होंठों से इसका हाथ हटाकर नरमी से चूमता इसके हाथ की पुश्त से हिलाता हुआ बोला, ब्लाच प्लीज़ मैं हाँ काम क्यों रही हो जानू? वो इसके लरसते वजूद को सख्ती से खुद में फेंच कर हंसने लगा। फलक सर्द सी पड़ने लगी। सारा जिस्म जैसे कांपने लगा। अब बहुत हुआ मेरी धड़कनों का शिवार, अब मैं तुम्हारी धड़कनें सुनूंगा। वो इसे गोद में भरे चलता हुआ अपने कैबिन से लेकर रूम में ले आया जहाँ वो पेशेंट्स का चेकअप करता था और फलक को स्टेजर पर मुंतकिल करके इसके कानों से स्टेथोस्कोप निकाल कर अपने कानों पर लगाया और झुककर इसकी फूली सांसों से तेज तेज चलती धड़कनों को सुनने लगा। तुम्हारी हर हर धड़कन मेरा नाम पुकार रही है। वो मुस्कुराते लहजे में कहता। स्टेथोस्कोप निकाल कर फेंकता मदहोशी में इसके दिल के मुकाम पर झुका और अपने लबों के लम्स से इसकी जान मजीद हल्कान की। बलाज मैं आपके लिए खाना लाई थी, ठंडा हो जाएगा। इसे जज्बात की रूह में बहकते देखकर वो इसकी सर को अपनी गर्दन से पीछे हटाने की कोशिश करते हुए अटक अटक कर बोली, मुझे सिर्फ तुम्हारी भूख और प्यास है इस वक्त। वो इसकी आंखों में अपनी मखमूर आंखें गाड़ कर दिलचस्पी से बोला, प्लीज़ बलाज। इसे फिर से अपने होठों पर झुकते देखकर वो तड़प कर इसके हसार से निकलती बेड से नीचे उतरी। ये हॉस्पिटल है, कुछ तो ख्याल करें। वो सख्त लहजे में तनबीह करने लगी। वो हंसती है, तुम पास होती तो कुछ भी दिखाई कहाँ देता है। वो मोहब्बत से इसके करीब होने लगा कि फलक इसके इरादे भांपती फ़ौरन से पहले वहाँ से भागी थी और वापस कैबिन में आ गई। वो इसके पीछे ही आया तो वो इसे टेबल पर खाना लगाते हुए दिखाई दी। मैंने आपके लिए आपकी फेवरेट बिरयानी बनाई और साथ में दाल का हलवा। वो इसे देखकर मुस्कुराते हुए बताने लगी। बहुत मज़े की स्मेल आ रही है। फिर से इसकी कमर के गिर्द हाथ बांध कर इसके बालों में गहरा सांस खींच कर बोला। फलक के इसमें सायों से घूरते हुए बोली, बलाज प्लीज़ ना खाना खाएं, तंग मत करें। ओ बेबी को गुस्सा आ गया। वो महसूस हुआ इसके झंझलाने पर। बलाज प्लीज़ बहुत भूख लगी है, खाना खाते हैं। वो बेचारगी से बोली। से वाकई बहुत भूख लगी थी। इसका इरादा इसके साथ ही खाना खाने का था, इसलिए फातिमा बेगम के कहने पर घर से खाकर नहीं आई थी। ओ सॉरी, चलो आओ खाना खाते हैं। बलाज इसके ख्याल से फ़ौरन से पहले सीधा और वॉशरूम से हाथ धोया। फलक ने इसे सर्व करते हुए अपने लिए भी प्लेट बनाई और दोनों ने खुशगवार माहौल में बातें करते हुए खाना खाया।
जिस लड़की के बारे में आप सुबह बात कर रहे थे वो कैसी है? फलक ने बर्तन समेटने के बाद पूछा। अब तो बेहतर है माशाल्लाह, इसके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है, बलाज ने बताया। इसका ऑपरेशन का कैसे हुआ? फलक अपनी बेहिस्सी पर शर्मिंदा भी थी, लेकिन आगे जाना अपने डैडी का सोचकर खुद को बावर करवाने लगती है वो किस मकसद से यहाँ आई है। ये हॉस्पिटल जो का गाँव में बना है, यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, जो पढ़ जाते हैं वो शहर में ही बात होना पसंद करते हैं। तो इसी वजह से मेरे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की तादाद कम है, जिसकी वजह ये हॉस्पिटल मुकम्मल फंक्शनल नहीं है। 4 साल पहले जब मैं लंदन जा रहा था तो इसकी बुनियाद रखी गई थी। ये एक छोटी सी डिस्पेंसरी कायम की गई जिसमें चंद ही डॉक्टर्स मौजूद थे, लेकिन 4 सालों में आगे जाने बहुत मोहब्बत से इस डिस्पेंसरी को एक मुकम्मल हॉस्पिटल की शक्ल दी, मुझे एज अ गिफ्ट ये हॉस्पिटल दिया। और अब मेरा ख्वाब है ये हॉस्पिटल पूरी दुनिया में जाना जाए, क्योंकि ये मेरे आगा जान की ख्वाहिश है, इसलिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। पूरे मुल्क से डॉक्टर्स के लिए एड्स दिए हैं, इनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि मैं डॉक्टर्स को ना सिर्फ घर बल्कि सारी सहूलियात मुहैया कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि चंद माह में ये हॉस्पिटल कामयाबी की बुलंदियों को छूने लगेगा इंशाल्लाह। बलाज के तफसील से बताने और पुरज़म लहजे पर वो बेख्तियार अपने शौहर की कामयाबी के लिए सदके दिल से पूरी उम्मीद हुई। इस हॉस्पिटल के जिक्र पर बलाज के चेहरे पर बहुत ज़्यादा रंग एक साथ आए थे, खुशी, मोहब्बत, लगन, मेहनत, ख्वाब पूरा होने का जज्बा और मज़ीद कामयाबी की उम्मीदें। गांव के लोग अपनी औरतों के मसाइल पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, बल्कि इन्हें गधा समझकर मुसलसल काम निकलवाते रहते हैं। ऊपर से बच्चों का बोझ भी बेचारी औरतों पर आ जाता है। मर्द को चाहिए कि अपनी औरत के मसाइल को समझे, ना कि इनकी नाजुक जान पर इतना बोझ डाले। कसूर औरतों का भी है जो सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती रहती है, कुछ बोलती भी नहीं। खतीजा नामी लड़की जिसका आज ऑपरेशन था वो मुश्किल 16 साल की, 15 साल की उम्र में ही इसकी शादी कर दी गई और इसे 1 साल में बेचारी माँ भी बन गई। 15-16 साल की बच्ची जो मेरी नज़र में खेलने कूदने पढ़ने की उम्र रखती है, वो अपने बच्चे को खिलाएगी। इतना ही नहीं, इस मासूम का प्रॉपर इलाज भी नहीं करवाया गया। वो दर्द में तड़पती रही। इस उम्र की बच्चियाँ जब इस हालत से गुजरें तो इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, लेकिन खतीजा को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिली और इसी तरह इससे कोलों के बैल की तरह काम लिया गया। और जब डिलीवरी का टाइम आया तो गाँव की किसी दाई से इसकी डिलीवरी करवाने की कोशिश की गई, जो बुरी तरह नाकाम हुई। तभी से नीम मुर्दा हालत में हॉस्पिटल लाया गया। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि करम है कि इसकी और बच्चे की जान बच गई, वरना इसकी हालत ऐसी बिल्कुल ना थी। मुझे हैरत होती है कि किस कदर जाहिल लोग हैं, इन्हें तरस नहीं आता मासूम जानों पर कि कोई कितना बर्दाश्त कर सकता है। मुझे इस मासूम बच्ची को देखकर होल उठ रहे हैं और उसकी गोद में मौजूद बच्चा इसका छोटा भाई मालूम हो रहा है। न जाने वो कैसे संभालेगी इसे। इतना सब होने के बावजूद भी इसकी सास और शौहर इसका इलाज किसी फीमेल डॉक्टर से करवाना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हें इतना फोर्स किया। हॉस्पिटल की वहाँ लेडी डॉक्टर अपने भाई की शादी में कराची गई हुई थी, जिसे एमरजेंसी में वापस बुलवाया गया। वो बेचारी अपने भाई का वलीमत छोड़कर अपना फ़र्ज़ निभाने यहाँ भागी चली है। आई एम रियली सॉरी। फलक शर्मिंदगी से सर झुकाकर हाथों में चेहरा छुपाती फूट फूट कर रो दी। बलाज की कई बात इसके रोंगटे खड़े कर चुकी थी। इसे इतनी संगीन सूरत हाल का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। वो तो समझी थी कोई नॉर्मल केस होगा जैसे कोई भी हैंडल कर सकता था। भला इसके हॉस्पिटल में क्या जरूरत जो अभी बिल्कुल ना तजर्बाकार थे। आहो तेरी जरूरत ना होती तो तेरा 4 पाना सी ना अस्पताल बुला के तेन डंगर जी तू दादे ने खुश कर ला भावें कुड़ी मर जाती। मैं बिल्कुल अच्छी डॉक्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अच्छी इंसान भी नहीं, क्योंकि इंसानियत के नाते से मुझे इसकी इस मुश्किल वक्त में हेल्प करनी चाहिए थी। मैं बहुत बुरी हूँ। वो फूट फूट कर रोते हुए बोली। फलाज ने इसे अपने सीने से लगा लिया। इसका रोना वो कहाँ बर्दाश्त कर सकता था। इज़ एवरीथिंग इज़ ओके नाउ, रो मत। वो उसके बाल से हिलाता हुआ दिलासा देने लगा। फलक फलक को इसकी नाराज़गी का मतलब अब समझ में आया। इतने मुश्किल हालात में इसके इनकार ने वाकई से गुस्सा दिलाया होगा। मैं मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया बलाज। मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं इतनी संगदिल कैसे हो सकती हूँ। मैं खुद अजियती का शिकार हुई। फलक प्लीज़ यार बी नॉर्मल। तुम्हें इल्म नहीं था हालात का, इसलिए ऐसा और डोंट ब्लेम योरसेल्फ। इसने से खुद में फेंच कर कहा और इसकी पुश्त से हिलाई। बस मेरी जान रोया मत करो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, तुम्हें रोता देखकर मेरी जान पर बना दी है। इसने इसका माथा चूमा और चेहरा साफ किया। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? वो मुतरन्नम आंखों से इसे देखती पूछने लगी। नहीं, अभी के लिए तो तुम्हें माफ़ किया, लेकिन आइंदा आगा जान की नाफरमानी के ये सब करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मेरे मशवरे पर अमल करो। आगा जान खुद ब खुद तुम्हारी सारी बातें मानने लगेंगे। वो संजीदगी से कहता आखिर में शरारत से बोला। फलक इसकी बात पर झेम की। येस दैट्स लाइक माई लेडी। हमेशा हंसती रहा करो जाने मन। इसकी शर्मिंदी मुस्कुराहट पर इसने कहा और घड़ी में टाइम देखा। ओह 2 बजे मेरी ओपीडी टाइमिंग है। तुम चाहो तो ड्राइवर के साथ चली जाओ, चाहो तो हॉस्पिटल का विजिट कर लो। मैं फ्री होता तो ज़रूर तुम्हें हॉस्पिटल का कोना कोना खुद दिखाता। आई एम गेटिंग लेट, सी यू जानू। उसका माथा चुमकर अपना कोट और सामान उठाकर तेरी से बाहर निकल गया। फलक ने घर जाने का सोचा, लेकिन फिर आगा जान के लेट आने का सोच दी। हॉस्पिटल घूम फिर कर देखने का इरादा किया। बलाज का कैबिन फर्स्ट फ्लोर पर था। ग्राउंड फ्लोर पर एमरजेंसी वार्ड और ओपीडीज़ थी और बेसमेंट में सारा हॉस्पिटल का सामान और अद्वियात स्टोर की गई थी। सेकंड फ्लोर पर आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर थे। इसके अलावा थर्ड और फोर्थ फ्लोर पर वार्ड्स थी। फलक 2 घंटे में सारा हॉस्पिटल देखती खिड़की के करीब आई तो हॉस्पिटल के बैक पर बने खूबसूरत गार्डन को पुरशौक नज़रों से देखने लगी और इसके कदम खुद ब खुद इस गार्डन की सीमत उठने लगे। यहाँ नर्सिस पेशेंट्स को चहलकदमी के लिए ले आती थी, जो बेड पर पड़े पड़े बेजार हो जाते थे। इस वक्त चूँकि दोपहर का वक्त था तो खाना खाने के बाद काफ़ी लोग चहलकदमी कर रहे थे। इन सबको दिलचस्पी से देखती फलक एक अलग थलग बेंच पर आ बैठी। इसे यहाँ बैठे कुछ ही देर गुजरी थी कि एक लड़ खड़ाकर चलती औरत इसके करीब बैठ गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। फलक ने इनकी फूलती सांसों को देखते इन्हें पानी की बोतल की ऑफ़र की तो वो थाम कर शुक्रिया कहती पानी पीने लगी। शुक्रिया बेटी, सदा सुहागन रहो। इन्होंने लंबी चौड़ी चादर से अपना हाथ निकाल कर
इसके सर पर रखा फलक इनकी दुआ पर आमीन कहती मुस्कुरा दी। तुम्हें क्या बीमारी है बेटी? इन्हें लगा वो भी पेशेंट है। अरे मुझे कोई बीमारी है, मैं तो वहाँ वैसे ही यहाँ आई हूँ अपने शौहर से मिलने। इसने नफ़ी करते हुए नरमी से बताया। तुम्हारे शौहर यहाँ काम करता है? इन्होंने एक और सवाल किया। फलक नरमी से मुस्कुराई। नहीं, मेरे शौहर यहाँ के ऑनर है। ये हॉस्पिटल मेरे शौहर का है। मैं बलाज अहमद सयाल की बीवी हूँ। वो फ़क्रिया बोली। बलाज बिला शबा ऐसा मर्द था कि इसकी संगत पाकर वही नहीं कोई भी लड़की होती तो रश करती, और फिर इसे तो इसकी मनचाही बीवी होने का शर्फ हासिल था। अच्छा तो तुम अनाया हो? वो औरत इसकी पूरी बात सुनने से पहले ही फट बोली। जी नहीं, मैं फलक से बलाज से आलूँ, बलाज की बीवी। इसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। बलाज की बीवी तो अनाया हो सकती है ना, आखिर बचपन की मंग थी और इनकी मोहब्बत भी तो मिसाल। पूरा गांव जानता है कि बलाज सियाल की बीवी अनाया ने बनना है। अगर तुम बलाज की बीवी तो अनाया कहाँ गई? इसने बलाज को इतनी आसानी से किसी और का कैसे होने दिया? धड़ 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 फलक को लगा सातों आसमान एक साथ इसके सर पर आ गिरे। बलाज और अनाया, बचपन की मंग, ये सब क्या सुन रही थी वो? इसके जहन के पर्दे पर वो सारे मनाजर चलने लगे जो शादी से अब तक इसके जहन में सवाल या निशान बने हुए थे। अनाया को शादी को लेकर बेपनाह एहतजाज, इसका रोना धोना, सबके समझाने पर भी दिली रजामंदी न देना, निकाहनामे पर भी ज़बरदस्ती साइन करवाना, बलाज और इसके निकाह पर घर में टेंशन ज़दा माहौल, अनाया का इसी और बलाज को बार बार हसरत भरी नज़रों से तकना, खुद का शौहर बलाज से बढ़कर होने पर भी नाखुश होना, ये सब बातें इस औरत की बात की सच्चाई की मोहर सबत कर रही थी। नहीं, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी है। अनाया बलाज की मंग नहीं हो सकती। इसने सब सबूतों के बावजूद बेयकीनी से कहा। इसका दिल बलाज की बात पर सद के दिल से ईमान लाए हुए था। जब इसने वलीमे की रात इससे इस मुतल्लिक पूछा तो इसने साफ इनकार कर दिया था, बल्कि बात घुमाई थी, लेकिन फलक को वो इनकार ही की एक किस्म लगी। अरे बेटा, मैं तो बचपन से इसी गांव में पली बड़ी हूँ, बल्कि यूँ समझो ये बच्चे मेरे हाथों में बड़े बड़े हुए हैं। मेरा बहुत आना जाना रहा है हवेली में। मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा कि अनाया बिट्टे की पैदाइश के वक्त ही फातिमा बेगम ने अपने बेटे बलाज के नाम की अंगूठी अनाया के हाथ में पहना दी थी, और तब से वो इसी की मंग है। फैज साहब तो बचपन की मंग वाली रस्म की खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त सज़ा सुनाते, अपने पोते को कुछ नहीं कहा। वो औरत हैरत करने लगी। फलक को लगा हवा में ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम रह गई है। दी है ना उन्होंने सज़ा, अपने पोते को नहीं बल्कि मुझे सज़ा दे रहे हैं वो। फलक आंसू बहाती है सोच ही सकी। और बड़ी बेगम साहबा तो अपनी नवासी पर जान छिड़कती हैं, इन्होंने इसकी जगह किसी और को कैसे दे दी? इस औरत की हैरत पर अभी भी कम ना हुई, जबकि इनकी बात के पस मंजर में जाते हुए फलक को वो दिन याद आया जब इसने हवेली में कदम रखा था। नुसरत बेगम की आवाज़ किसी कोड़े की मानद इसके कानों में गूंजने लगी। इसकी आंखें झुरने की मानद बहने लगी। बलाज, हमने तुम्हें इसलिए तो बाहर नहीं भेजा कि तुम डॉक्टरी की डिग्री के साथ ये तोहफा भी ले आओ हमारे लिए। अरे हम बरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे, और इस बिना माँ बाप की बच्ची को क्या जवाब देंगे जो पैदा होते तुम्हारे नाम कर दी गई थी? और इस बिना माँ बाप की बच्ची को क्या जवाब देंगे जो पैदा होते तुम्हारे नाम कर दी गई थी? तुम्हारे नाम कर दी गई थी पैदा होते ही। बचपन की मंग, यार वैसे इंडियन ड्रामा का नहीं वो टेलीकास्ट हो रहा कि आ हो गया आ हो गया हो गया, वो जो उनको पुराने एक आवाज़ गूंजती रहती है। अनाज और बलाज की मोहब्बत तो मिसाली थी, तुम्हारे नाम कर दी गई थी। नुसरत बेगम के कहे अल्फाज याद आने पर इसे अपनी अक्ल पर पड़े पर्दों पर सख्त पछतावा हुआ। इस वक्त वो खुद गुस्से में थी और इसने इनके अल्फाज पर गौर ही न किया, और इसके बाद बलाज की वालहाना मोहब्बत में वो इस कदर डूबती चली गई, किसी और का कोई ख्याल ही न रहा। और अब जब यह हकीकत इसके सामने आई तो मुँह के बल गिरी थी। वो ना सिर्फ हवेली वालों के गुनाहगार थी, बल्कि अनाया के लिए भी बहुत बड़ा कांटा साबित हुई। अनाया के बारे में सोचते हुए इसका दिल दुख से भर गया। वो बेचारी तो हर बार जुल्म का शिकार हुई थी। पहले इसके मामा और डैडी की वजह से वो छोटी सी उम्र में यतीम होगी, और अब इसने इससे इसकी मोहब्बत छीन ली थी। फलक को खुद पर ही गुस्सा आने लगा। वो आखिर क्यों हर बार इसके दुखों की वजह बनती थी? आप सब जानती है ना, तो ये भी जानती हो कि बलाज ने ऐसा क्यों किया? इन्होंने अपनी मोहब्बत क्यों छोड़ दी? फलक अपने दिल की तसल्ली के लिए हकीकत से आगाह होना चाहती थी, इसलिए तो इनसे पूछने लगी। पुत्र जेड़ा तू दूजे सहारे लै रही है ना, ने तेनों मैनू लगता उही फसादा ना जी फसाद पवाण आई, जिन्हों इतला पहुंची सी। ना बाबा ना, मुझे लगता है आप इस सबसे अगानी। मैं आपको सच्चाई बताकर हवेली वालों को कहर को आवाज़ नहीं देना चाहती। आप नहीं जानती ये लोग कितने जल्लाद सिफ्त है। वो कानों को हाथ लगाती बोली। मुझसे बेहतर कौन जानता होगा वो कितने जल्लाद है। आंखें मीच कर वो दिल्ली में कहती आंसू को बहने का रास्ता देने लगी। आगा जानकर चाहो जलाल और बलाज की झूठी मोहब्बत को याद करके वो बेख्तियार होती थी। आप प्लीज़ मुझे बताएं सच क्या है? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बोला रस्ते में लहजे में बोली। दिल में न जाने कौन से तूफान उठ रहे थे। माफ़ कीजिएगा, लेकिन सुनने में आया कि आप महबूब सियाल की बेटी है, जो एक भगोड़ा है और अपने बहनोई बहन का कातिल भी है। इस औरत के चेहरे पर इस नाम एक अजीब सी नफरत दर आई, जबकि अपने डैडी के बारे में ऐसे अल्फाज सुनकर फलक का रंग जर्द पड़ चुका था। जी मैं महबूब सियाल की बेटी हूँ, हलक तर करते फलक ने कहा, और इस औरत के चेहरे पर छाई सख्ती को यकसर इग्नोर करके। इसके बाद के बारे में ऐसी बातें मशहूर थी जिन्हें वो हर बार जहर का घूंट भरकर बर्दाश्त करती थी। तो बस फिर बात तो साफ है ना, तुम महबूब सियाल की बेटी, और महबूब सियाल हवेली से बेदखल ही सही, लेकिन हवेली का बेटा है। वो कभी भी हवेली वालों पर अपने हिस्से की जायदाद के हसूल का केस कर सकता है। इस मुसीबत से बचने के लिए उन्होंने ये चाल चली जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या मतलब? फलक इन्हें देखती हुई बेचैनी से बोली। मतलब ये कि महबूब की इकलौती वारिस तुम हो और तुम बलाज सियाल से ब्याही हो, तो मतलब
अब महबूब की वारिस हवेली के वारिस की बीवी है, और ये तो तुम जानती होगी कि जो कुछ बीवी का होता है दर हकीकत वो शौहर के हिस्से में आता है। बात सीधी सी, अब महबूब हवेली पर कोई केस नहीं कर सकता क्योंकि उसका कोई भी ऐसा कदम तुम्हें तलाक दिलवा सकता है। यही वजह कि बराज सियाल ने अपनी मांग और मोहब्बत को छोड़कर तुमसे शादी की, क्योंकि तुमसे शादी करना इसके लिए ज़्यादा सूदमंद था बनिस्बत अनाया के, जिसके पास अपने बाप की वरासत में मिली फूटी कोड़ी भी नहीं। अरे इस बेचारी का तो खर्चा भी इसके नाना नानी पूरा करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस औरत के लहजे में कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। फलक अपने गम में ये महसूस न कर सकी, बल्कि वो तो सोचो कि गिरदाब में ऐसी फंसी थी कि इसे अपनी भी होश न रहेगी। वो तो बिल्कुल ही सुन्न हो गई थी। इस कदर इंकिशाफात से इसका दिमाग सुन सा हो रहा था, जिससे मैं जैसे जान ही ना बाकी रही थी। अखोती से डंगर जी उधर गला च आ गई। इसे किस पूरी तरह ट्रैप किया गया था वो समझ ही न सकी, बल्कि वो तो इन सबकी खुशी के लिए खुद को मुकम्मल इनके रूप में ढालने की कोशिश कर रही थी। हर लिहाज से इनकी रजा में राजी थी, खुद को हवेली में महसूस करके खुशी से फूले नहीं समा रही थी, जबकि वो इस बात से तो बिल्कुल अनजानी थी ये सब इनका मफाद है। भला इतने साल बाद वो क्यों इसके डैडी को याद करेंगे, और इनको इतना गलत समझने के बावजूद इनकी इनकरेज पे महसब बीवी से जनी बेटी को अपने घर की बहू बना लेंगे। तुमने कभी सोचा कि फैज सियाल जिसने अपने बेटे को गैर मजहब और गैर मुल्क की लड़की से शादी करने पर न सिर्फ घर जायदाद बल्कि मुल्क बदर कर दिया था, वो पोते की वैसी गलती पर खामोश क्यों है? इसने एक और जहर इसके दिमाग में खोला। फलक चौंक गई, फिर इस बाबत सोचने पर मजबूर हुई। वाकई बेटे की इस गलती पर ववेला मचाने वाले पोते की वैसी गलती पर महज थोड़ा सा गुस्सा करके खामोश क्यों होंगी, इसे घर बदर क्यों ना किया। देखो मैंने तुम्हें ये सब इसलिए बताया कि मैं तुम्हारी खैर ख्वाऊँ। ये मेरा नंबर है, कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। अल्लाह हाफिज़। वो औरत कहकर तेज तेज कदम उठाती वहाँ से निकलती चलेगी, जबकि फलक अपनी मुट्ठी में दबी चिट पर गैर दिमागी सी गिरफ्त महसूस करती। वो अपनी सोचों में इस तरफ बिल्कुल ध्यान न दे सकी कि इस औरत के पास ये सारी मालूमात कहाँ से आई। शुरू से बिल्कुल अनजान औरत आहिस्ता आहिस्ता इसका महबूब साहब से ताल्लुक़ और हवेली के तमाम राजों से पर्दा कैसे उठाने लगी। यही नहीं, आज सके उसके चेहरे पर मौजूद नफरत और सख्त तासुरात भी काबिल गौर थे। इसके अलावा इसका लड़खड़ाते हुए आना और भागने वाले अंदाज में जाना तक मशकूक था, लेकिन कोई समझने वाला होता तब ना। फलक को तो वो सोच और ख्यालात के ऐसे जाल में फंसा गई जिससे निकल पाना मुश्किल ही नामुमकिन ही था। फिलहाल तो इसकी हालत ऐसी थी जैसे रूह जिस्म का साथ छोड़कर प्रवास कर चुकी हो, जिसे कदम कदम पर धोखा और फरेब मिला हो। इसकी हालत इससे कुछ मुख्तलिफ हो भी नहीं सकती। लेकिन जनाब उन्हें तेन किया सी कि कोई भी तेन कीड़ा कट्टे तो मेरे को डिस्कस कर लें। इसका दिल के धाड़े मार मार कर रोए। आखिर कैसे वो किसी के हाथ का खिलौना बन सकती थी? कैसे अपना सब कुछ ऐसे शख्स पर बांट सकती थी जो सिर्फ अपने मफाद के लिए इसे शादी से पाक बंधन में बांध चुका था? वो सब इससे कैश करवाना चाहते थे। इसके बाप से की जाने वाली नफरत अभी भी कायम और दायम थी। वो जो इस लालच में अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ चली आई कि अपने बाप को हवेली में वापस इसका मुकाम दिलवाएगी, इसकी सारी प्लानिंग्स बेकार गई। अलबत्ता इसके मुखालफिन की प्लानिंग कामयाब होगी, जिसकी बर्बादी का बाइस बनी। इसकी माँ इस ख्वाहिश को दिल में लिए मर गई कि हवेली में इसका नाम भी इसी शानो अकीदत से लिया जाए जिस तरह बाकी बहुओं का लिया जाता। और जब इसने इस ख्वाहिश को अपने जरिए पूरा करने की कोशिश की तो इसे भी जीते जी मार दिया गया। हाँ, वो मर ही तो गई थी। जिस जगह से आपको धोखाधड़ी और फरेब की बिल्कुल तवक्को न हो, वहीं से आपको जख्म मिले तो इन जख्मों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। इंसान मरता नहीं तो जीने के काबिल भी नहीं रहता, जिससे फलक नहीं रही थी। घर आकर भी वो खोई खोई सी रही। डिनर के बाद वो सीधा अपने रूम में आई और बलाज को मुखातिब किया या इसे कुछ बोलने का मौका दिया, कंबल तान कर सोती बन गई। बलाज ने भी इसे तंग ना किया, इसलिए वो समझ रहा था वो थक चुकी होगी। पूरा दिन हॉस्पिटल में गुजारने के बाद इसकी अपनी तबीयत पर भी थकन तारी थी, इसलिए बिना कुछ कहे लेट के और कुछ ही देर बाद इसके मध्यम खराटे रूम में गूंज रहे थे, जबकि फलक आहिस्ता आहिस्ता फलक की सिस्कियाँ भी बुलंद होने लगी। इसके लिए सोची सुहाने रूह थी कि वो जिसे मोहब्बत और उल्फत समझ रही थी वो दर हकीकत इसे इस्तेमाल करने के तरीके थे सब कुछ झूठ था, फरेब था। दिल दर्द से जैसे फटने के करीब था। इसने बलाज के साथ बिताए वो लम्हे याद आ रहे थे जो इसे बहुत मसरत से इसकी पनाहों में गुजारे थे। इसे गुस्सा और शर्मिंदगी बेअक वक्त हो रही थी। आखिर कैसे वो इतनी आसानी से किसी की भी ज़रूरत का सामान बन सकती थी? वो रात तो जैसे तैसे गुजर चुकी थी, लेकिन आने वाले दिन फलक पर बहुत भारी पड़े थे। इसका खिंचा खिंचा सा रवैया, उदास चेहरा और रोई रही आंखें सब ने नोट की थी। और बाकी सबको तो वो डैडी की याद आ रही है कहकर टाल चुकी थी, लेकिन बलाज इसके रवैये से बहुत परेशान था। इसकी झूठी तावीलें सुनने और यकीन करने पर बिल्कुल ध्यान नहीं था, बल्कि वो इसके अजीब से रवैये की वजह मालूम करना चाहता था। लेकिन वैसे कैसे वो सब बता देती जो कल से सोच सोच कर पागल हो रही थी। फलक, ये प्लीज़ क्यों मुझे तंग करियो? बताओ ना क्या हुआ? अगर ने कुछ कहा है तुम्हें? बताओ ना डार्लिंग। वो प्यार से पूछते हुए इसके हाथों को नरमी से सहलाते हुए इन पर बूसा लिया था। फलक सपाट नजरों से इसकी हरकत को देखने लगी। आप मेरे रवैये से परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ जाएँ हॉस्पिटल। वो सर्द अंदाज में कहती वहाँ से उठ गई। फलक, तुम इतनी रूड क्यों हो रही हो? बलाज को इसका रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि आप मुझसे फजूल सवालात कर रहे हैं और इन सब सवालात से मैं जिच हो रही हूँ। वो भी इसी के अंदाज में बोली। बलाज ने बेयकीनी से देखा, इसका हर अंदाज ही बदला हुआ था। तुम मेरे सवालात से जिच भी हो सकती हो? तुम्हें मेरे सवालात फजूल भी लगते हैं? इसकी हैरानगी हमस कायम थी। बलाज, प्लीज़ मुझे तंग मत करें। मम्मा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज़ जाए ना। वो झंझला उठी। ग्रेट, मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ। वो इस्तेज़ाइया हंसा और इसकी कलाई थाम कर इसे वापस बेड पर ले आया और इसे बेड पर बिठाते खुद भी करीब बैठा और अपना हॉस्पिटल बैग खोलने लगा कि वो बोल पड़ी, मेरे सर में दर्द है, पैनाडोल लिए, कुछ देर तक ठीक हो जाएगा। बलाज के हाथ रुके कुछ देर, इसे वो गौर देखता रहा, फिर बैग बंद करके उठ खड़ा। फलक, मैं अच्छे से जानता तुम्हारे दिलो दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी ज़रूर पक रही है। तुम बता नहीं रही वो अलग बात है, लेकिन मेरे हॉस्पिटल से आने तक अपना मूड और रवैया बिल्कुल ठीक कर लो, वरना मैं बीवी के फजूल नाज नखरे उठाने वालों में से बिल्कुल नहीं। और घर वालों को भी तुम्हारे रवैये को लेकर तशवीश है। इससे पहले इनकी तशवीश
तफ्तीश में बदले खुद को नॉर्मल करो, समझी? वो गुस्से से भड़कते लहजे में बोला। इसे हक तक छोड़कर वहाँ से निकलता चला गया। फलक बेड पर गिरकर फूट फूट कर रोती हुई सोचने लगी कि वो इतनी कमज़ोर क्यों पड़ रही थी, क्यों खुलकर इसके सामने इजहार नहीं कर पा रही कि वो इसकी असलियत से आगाह, वो इसके नकाब में छुपे चेहरे को पहचान चुकी है। वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी, इतना कि सर दर्द से फटा जा रहा था। वो चाहकर भी बलाज को ये नहीं कह पाई कि मेरे करीब मत आओ, मुझे छुओ मत। वो इसके सामने बिल्कुल बेबस थी और अंदर ही अंदर घुट रही थी। इसे ये अंदाज़ा अच्छी तरह हो चुका था कि कुछ भी हो जाए इसके सामने मजबूत नहीं बन सकती। वो इसके जज्बात के सामने भुरभुरी रेत की दीवार ही साबित होगी। वो कभी अपने मुंह से नहीं कह सकती थी कि वो इससे नफरत करने लगी है। इसे इसका छूना बुरा लगता है क्योंकि लाख चाहने के बावजूद भी वो इसके लिए अपने दिल में जगह नहीं कम कर पाई थी, और इस बात का इसे सबसे ज़्यादा अफसोस था। हेलो जी सर। सर के बच्चे साले, गाली। तुम अस्पताल के बेड से उठे कि नहीं? इसके हेलो कहते ही वहाँ से गाली के साथ गुस्सीले लहजे में पूछा गया। जी सर, मैं आज यूनिवर्सिटी जाऊँगा, वो लड़खड़ाते लहजे में जवाब। हदायत दी तो वह उस बात में सर हिलाते जी सर पर इत्तफा कर गया। सर वो अच्छी लड़की दोस्ती करने पर बिल्कुल रजामंद नहीं, इसने फिक्रमंद लहजे में डरते डरते कहा। दोस्ती नहीं करती तो बहन बना लो, लेकिन मुझे इसका कॉन्टैक्ट नंबर हर हाल में आज चाहिए। दांत पीसते हुए हदायत की कि वो लब भेज के, मैं तुम्हें मुफ्त में पैसे नहीं दे रहा, मुझे वक्त पर मेरा काम मुकम्मल चाहिए, वरना नताइज के लिए तुम तैयार रहना। फ़ोन नंबर के बाद तुम्हारा टारगेट क्या तुम्हें याद है ना? धमकी देते वो पूछने लगा। जी सर, सब याद है। इसने तायद की तो वो हम कहकर काल काट गया। इसने सुकून का सांस लिया, खुद को आने वाले हालात के लिए तैयार करने लगा, क्योंकि इसे अपने बॉस से ज़रा हाज का डर था। इसके चंद थप्पड़ों ने इसे हॉस्पिटल के बेड तक पहुंचा दिया। अब जो वो करने चाह रहा था, अगर वो हाज को खबर हो जाती तो इसकी क्या हालत होनी थी, इसे सोच कर ही खौफ आने लगा। जी सोच गई एडा खौफ आ रहा है तो बंदा दर कर तूत ही ना करे, लेकिन नहीं, मैंने लगता है इस भाई दी ना छित्र खाण वास्ते फिर हड्डी कूल रही है। अगर जान कल मैं कराची जा रहा हूँ, एक सेमिनार अटेंड करना, मेरी 2 मीटिंग्स भी हैं, एक डॉक्टर्स के साथ और दूसरी जो हमने मशीनरी इंपोर्ट करवाने का ऑर्डर दिया था इनके साथ। डिनर के बाद सब बैठे चाय पी रहे थे जब बलाज ने सबको आगाह किया। ठीक है, डॉक्टर को अच्छी से अच्छी ऑफर देना, मशीनें मंगवाने में भी देर मत करो, हम चाहते हैं कि तुम्हारा अस्पताल जल्द से जल्द मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए, इन्होंने हिदायत की। जी, उसने इतना कहा और सबको चाय सर्व करने के बाद फातिमा बेगम के पास सोफे पर बैठती फलक को एक नज़र देखा। इसका रवैया उखड़ा उखड़ा सा ही था, बलाज को बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए इसने एक फ़ैसला कर लिया। अगर जान मैं सोच रहा हूँ कि ना फलक को भी साथ ले जाऊँ, इसकी भी आउटिंग हो जाएगी, जब से आई हवेली में कैद है। फ़र्क इसकी बात पर चौंक कर इसने देखने लगी तो इसे देख नरमी से मुस्कुरा दिया। वो जल्दी से नज़रों का ज़ावे बदल की तो बलाज भी आगा जान की जाने मतवज्जा जो कह रहे थे। इसकी वहाँ क्या ज़रूरत, और मेरा नहीं ख्याल लंदन में रहने वालों को पाकिस्तान के इलाकों की सैर करने की ख्वाहिश होती होगी। पलक के दिल में चुभन सी हुई। अनाया को बाखुशी कराची इसके शहर के पास भेज चुके थे, इसकी दफ़ा वो फिर से तंज की नश्तर बरसाने लगी। एकदम ही फलक के अंदर का बागीपन ओत कर है। मैं कराची जाना चाहती हूँ, बगैर किसी की जानिब देखे इसने अपने अंदर पलते लावे के बरखिलाफ कदरे धीमे मगर अटल लहजे में कहा। बलाज समेत सभी चौंक गए थे। वो तो किसी बड़े के सामने नजर नहीं उठाती थी कजा के आगाजान के हुक्म की खिलाफ वर्जी करना। खुद बलाज भी से हैरानगी से देख रहा था, बल्कि इसे गुस्सा सा आने लगा। इसने आगाजान के सामने बोला नागवार गुजरा था, इसे सख्त नजरों से तनबीह की, पर वो मतवज्जा ही कहाँ दी। तो ले जाओ अपनी बीवी को, आगाजान ने भींचे हुए लहजे में कहा और उठकर वहाँ से अपने रूम की तरफ बढ़ के आहिस्ता आहिस्ता सभी वहाँ से जाने लगे। जब बलाज ने बर्तन समेटती फलक का बाजू पकड़कर इसे सीधा किया। ये क्या हरकत थी? वो सख्ती से गोया पर सुर्ख आंखों से घूरा। कौन सी? कोई अक्सर अनजान बनी। डर तो इसे लग रहा था, लेकिन अपने अंदर की खोलने से किसी पल चैन नहीं लगने दे रही थी। हाउ डेयर यू टू बिहेव लाइक दिस टू आगाजान, इसने इसकी ठटाई पर दांत पीसते हुए बोला। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की इनसे, सिर्फ अपनी राय बताई, और जैसे अनाया अपनी शौहर के साथ हर जगह जाती है वैसे ही मैं आपके साथ जाऊंगी, क्योंकि इसे भी तो फिर भी यहाँ इतने चाहने वाले मौजूद है, बल्कि मेरा तो यहाँ आपके सिवा कोई नहीं है। मैंने अनजान लोगों में रहकर क्या करूँगी? वो बगैर डरे इसकी आंखों में देखती स्पाट लहजे में बोली तो बलाज शुश्तुरी रह गया। भला इसे कहाँ उम्मीद थी वो इस तरह भी सोच सकती है। क्या बकवास करी फलक, तुम ये लोग अनजान नहीं, तुम्हारे अपने हैं, खूनी रिश्ता तुम्हारा इन सब से। बलाज ने हैरान कुन तासुरात से कहा। नहीं है ये सब मेरे अपने, ये सब मफाद परस्त मतलबी और धोखेबाज हैं, ये मेरे अपने। जस्ट शट अप, एक लफ्ज़ और मत निकालना फलक, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। और वो खतरनाक तेवर से बोलते इसे धमका रहा था। मान जगह का लिहाज करते एकदम खामोश हुआ, इसका बाजू पकड़े घसीटता वैसे रूम में ले आया। इसका पारा एकदम ही आसमान पर पहुंच चुका था। गुस्से का तो वो पहले काफ़ी तेज था, और जब फैमिली पर आती थी तो वो हकीकतन झंझला उठता था। इसे सब कुछ बर्दाश्त था, लेकिन जान से इस फैमिली पर एक हरफ भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, फिर चाहे कहने वाली इसकी मनचाही बीवी ही क्यों ना हो। क्या बकवास करी तुम? सुरख आंखें इस पर टकाकर इसने संजीदगी से इस्तफसार के दिमाग के शरियाने फूलकर मुसलसल तेजी खून की गर्दिश करी थी। मैंने कोई बकवास नहीं की, आपको सिर्फ ऐसा लगा मैंने गलत कहा, हालांकि मैंने हकीकत ही बयान की है। वो हमस इसी सर्दो सपाट लहजे में बोली। बलाज के लिए तने असाब मजीद झंझना उठे। फलक क्या हो गया तुम्हें यार? कल तक तो तुम सबके दिल जीतने की कोशिश करती नहीं थक रही थी, और आज तुम इस हद तक बदगुमान हो गई कि तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें रवैया इस हद तक खराब हो चुका है? बलाज समझने से कासिर था, बल्कि इसकी हैरत की इंतहा नहीं रही जब इसने आगाजान के सामने जुबान दराजी की थी। मुझे कुछ नहीं हुआ, बल्कि मैं आप सबकी सच्चाई समझने लगी हूँ। मेरी आंखों से पट्टी हटने लगी, जिससे आपको इतनी मिर्चें लग रही हैं। वो बदलिहाजी से बोली, बिल्कुल बेखौफ हो चुकी थी, जबकि बलाज के भींचे जबड़े कुछ और ही भींच के। कैसी सच्चाई? कौन सी पट्टी? क्या कह रही हो तुम? मुझे पहले मत पूछवाओ फलक, और एक बात तुम्हें मैं बता दूं, मैं किसी की बदतमीजी बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हूँ, तो बेहतर होगा तमीज़ के दायरे में रहो, वरना क्या क्या करेंगे आप?
फलक फटी पड़ी थी, इसकी आधी बात काट कर गुर्राई बलाज के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो जितनी बदतमीजी इसकी बर्दाश्त कर चुका था, इतनी इसने कभी किसी की नहीं की थी। वरना मैं वो करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। एकदम ही से बाजू से पकड़कर अपनी सिम खींचते हुए इसके मुंह पर गुर्राया। फलक पहली बार इससे डरी थी, इसकी आंखों में उतरा खून देखकर वो सहमी तो गई थी। तुम्हें अपनी मोहब्बत से मोहब्बत की बुलंद मस्तनद पर बिठा चुका हूँ, तो वहाँ से नीचे गिराना भी मुझे खूब आता है। तुम समझ रही हो मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ तो तुम मुझे अकड़ दिखाओगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरी मोहब्बत इतनी सस्ती नहीं कि तुम इसे इस तरह पाँव की ठोकर पर रखो और मैं मजनू की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगा। इसकी असली अकड़ ओदाई अना का तो वो भी बहुत पक्का था, फलक जानती थी। फिर भी बोली, हाँ आगे ना आप अपनी औकात पर। आपसे टिपिकल पाकिस्तानी वडेरा टाइप मर्दों की ज़हनियत इतनी होती है, औरतों को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं कमज़ोर लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आपके रोब में नहीं आऊँगी, बल्कि मैं डैडी के पास चली जाऊँगी। मुझे आप जैसे चीटर के साथ नहीं रहना। आप झूठे मक्कार इंसान है। मैं हर कदम पर आपके साथ फेर रही हूँ, मगर आप क्या धोखा किया मैंने तुम्हारे साथ, और तुम हम सबको इतना गलत समझने के बाद यहाँ मौजूद ही क्यों हो? चली जाओ अपने डैडी के पास, बल्कि मैं खुद तुम्हें छोड़ आता हूँ। कल तैयार है ना, मैं कराची जा रहा हूँ ना, रह जाना चाचू के पास शौक से। इस कदर बदतमीज़ और बदलिहाज बीवी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहकर अलमारी से अपने साथ इसके कपड़े भी निकाल कर हैंड कैरिज में डालने लगा। आप तो चाहते ही हैं कि मैं चली जाऊँ, आपका मकसद तो पूरा हो ही गया ना, वो दिल में सोच सकी और इसके हाथ से अपने कपड़े छीन कर अपना बैग पैक करने लगी। बलाज लब फेंच कर इसे देखे गया, फिर गहरी सांस खारिज करते खुद को पुरसुकून करते हुए इसका हाथ नरमी से पकड़े से बेड पर बिठाकर इसके सामने बैठा और ठहरे हुए लहजे में इस्तफसार करने लगा। फलक साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या हुआ? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? ये किस बात का गुस्सा तुम्हें? मुझे बताओ तो एटलीस्ट, ताकि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। प्लीज़ यार। इसने परेशान तासरात के साथ लहजे को हद दर्जा नरम बनाकर कहा, लेकिन फलक खामोश रही। आंखों से बहते आंसू बलाज को मजीद खौफजदा करने लगे। फलक तुम बता रही हो या नहीं? इस बार इसका लहजा काटदार था। फलक की सारी हिसियात बेदार हुई। इसने फ़ौरन नफ़ी में सलाह देगा, कुछ नहीं हुआ और ना ही किसी ने मुझे कुछ कहा। इसके वही पुराने जवाब पर इसने मुठियाँ फेंची। तेज़ आवाज़ में धाड़ा। फलक डर कर दूर हुई। तो ये रोना धोना क्यों मचाया? डैम इट, जल्दी से ये ड्रामे बंद करो और चेंज करके आओ। कहने के साथ इसने इसका रुख भी वॉशरूम की सिम किया। फलक शशदूर से इसे देखने लगी। वो कितना संगदिल था, इसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। इसका दिल मजीद बुरा हुआ। वो वहाँ से हटती वॉशरूम में जा बंद हुई। जब वापस आई तो उसके धुले चेहरे और इन्हीं कपड़ों में देखकर बलाज सबर के खून भर कर रह गया। वो बगैर इसकी जाने की वजह थी अपनी साइड पर लेटती लैंप भी ऑफ कर चुकी थी। बलाज से बड़े फेंच कर इसे अपनी सिम खींच गया। वो मजीद इसके नखरे उठाने का कोई इरादा नहीं रखता था। जब इसके लम्स पर वो बेतरह तड़पी, लेकिन इसकी तमाम तर मज़ाहमतों के बावजूद बलाज अपनी मनमानी सर अंजाम दे रहा था। इसकी कमर को जकड़े गर्दन में मुँह छुपाए जा बजा होंठों का लम्स छोड़ता वो फलक की जान पर बना गया। जब इसने हाथ और पाँव का बेजा इस्तेमाल करते इसे खुद से दूर करने की कोशिश की, तो इसके हाथों को अपनी गिरफ्त में लेकर इसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाकर अपने भारी पाँव इसकी टांगों पर मुंतकिल करते इसे बिल्कुल बेबस कर गया। हर तरफ से बेबस होते देख फलक ने जैसे मुंह खोलना चाहा, वैसी बलात ने अपने होंठ इसके नरम होंठों से जोड़कर इसकी आवाज़ अपने अंदर ही कहीं जज़ब कर ली। गर्ज ये कि इसकी तमाम तर मज़ाहमतें बेकार गई। वो अपनी मनमानियाँ करता चला गया, लेकिन इस बार वो इसकी मनमानियों के सामने हारी बिल्कुल नहीं, बल्कि जितना हो सका इसे दूर करने की कोशिश करती रही। जब वो ना माना तो थक हार कर रोने लगी। पूरी रात इसकी मध्यम से इसके कमरे में गूंजती रही और सुबह का सूरज निकलने से पहले वो अपना कराची का सफ़र शुरू कर चुके थे। जी तो गाइज़, यहाँ पे ये एपिसोड अपने अख्ताम को पहुँची। काफ़ी लॉन्ग होगी। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे विद न्यू एपिसोड। तब तक के लिए अपना बहुत सारा